हाँ, तो भाई बाकी सब लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना-अपना कैमरा चालू कर दो। विनीत भरणकर भाई कैसा है? कमल गुलाटी जी नमस्कार। देन वी हैव धर्मेश एकदम मकवाना, एकदम मजे में सर। आप कैसे? नरेश भाई मेहता, राजेश भाई अग्रवाल, सर राजेश ऑल भाई गुड। कैसे हैं? हेलो बढ़िया सर। सर, आप कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया। विजय भाई सर अग्रवाल महसाणा से। आपके नाम से चाय पी रहा हूँ सर। हाँ, वंडरफुल। उदय भाई गोंडकर, भरत भाई लाठिया कैसा है? भरत भाई केम छो? मस्त लिमिट एकदम भाई। एकदम मजा मजी है साहब। वेरी गुड। मैं ना इतना ज्यादा खुश इसलिए हूँ, आपको एक ज्यादा बड़ा खुशखबरी सुनाने वाला हूँ आज। क्या सुना? मतलब मजा आएगा। तो कैमरा चालू करे सब लोग, बाद में बोलने का शुरू करो ना। बिना ऑडियंस में मैं थोड़ी बोलता हूँ यार। मोदी काका को भी आदत है, कैमरा चालू होने से पहले नहीं बोलते। मनीष भाई टंडन देखो वो दिख रहे हैं, लेकिन अभी दिखे नहीं है इधर। वो खाली उनका आएंगे ऐसा लग रहा है ही नहीं है। मनीष भाई प्रकट हो जाइए। हाँ हो गए थे, लाल टी शर्ट में एकदम। अरे विदुला मैडम कैसे हैं? लिमेश भाई नमस्कार। नमस्कार मनीष भाई कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मजा में। मैं एकदम मस्त। सुनील भाई गेरा है, मनीष सेठ है, मनीष मास्टर है, विलास मनकर है। ये सब लोगों ने कैमरा नहीं चालू किया भाई द वे। कोई बात नहीं। आपसे वैसे डरते हैं। देखो यार, सब लोग घर के हैं, ऐसा कोई शर्माने का बात नहीं है। मैं भी हैंडसम नहीं दिखता हूँ, फिर भी कैमरा चालू करता हूँ कि नहीं? तो आप लोग भी कर दो चालू, ठीक है? एनीवेज स्क्रीन चालू करता हूँ और मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ जो सुनाने वाला था, और फिर आज का सेशन चालू करते हैं। तो ये हो गया स्क्रीन शेयर। और एक वेबसाइट है school.com, SKOOL। अभी जब मैं से बोल रहा हूँ तो आपको ट्राई करना है तो कर सकते हैं, अपने मोबाइल से करिएगा, ठीक है? मोबाइल से क्यों करना है मैं आपको इसका कारण बोलूंगा। पीसी से भी कर सकते हैं। तो ये है ना नया कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है। कोर्स भी इसके ऊपर आएंगे। अभी जहां पर है वहां से यहाँ अगले 1-2 हफ्ते में आ जाएंगे। फिर आपका डिस्कशंस भी सारा यहाँ होगा, शेयरिंग भी सारा यहाँ होगा। अपने जो ये सेशंस होते हैं उसका रिकॉर्डिंग भी यहाँ मिलेगा और सेशन का नोटिफिकेशन भी यहाँ मिलेगा। तो अभी ऐसा हो रहा ना कि हम लोग संगम सीआरएम के बारे में बातचीत करने के लिए अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। वहां सब नहीं जाके सब कुछ एक ही जगह पे होगा। जो पार्टनर्स है उनके लिए भी यहाँ पे कम्युनिटी में जगह होगा, और जो यूजर्स है उनके लिए भी होगा, जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी होगा। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी ये खुल जाएगा, आपको ट्राई करना है तो कर लीजिए। मैं आपको लिंक दे दूं सबको, अगर ट्राई करना है तो मैं चैट में देता हूँ। जस्ट ओपन दैट। अच्छा, स्कूल का नाम है ना SKOOL है। मतलब अपना जो नॉर्मल वाला स्कूल था वैसा नहीं है, ये SK वाला स्कूल है। तो यहाँ पे कर दो लिमेश। अभी इसने वेरिफिकेशन कोड भेजेगा ऐसे आपके ईमेल पे। तो ये रहा ईमेल, और ये मेरा वेरिफिकेशन कोड है। आप में ये नहीं चलेगा, आपका वाला खुद के मेल में आएगा लिमेश तो वो भाई चेक करना। कैन यू म्यूट द ऑडियंस प्लीज? अच्छा, ऑडियंस में कोई अनम्यूट हो गया? तो हमारी बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट की टीम है, एक जन की। तो आपका मुजम्मिल भाई कम आ रहा है, बंद करो बाकी सबका सबका आवाज। ज्यादा आ रहा है। हाँ हाँ कर देते हैं भाई, कर देते हैं। ठीक है, अभी आपको आवाज सुनाई दे रहा है सिर्फ मेरा? तो इस तरह से आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा अपने ईमेल पे, वो यहाँ डालना है। 7783 मेरा कोड है, आपका कोड आपके ईमेल पे आया होगा। वो ईमेल डालेंगे ना, कोड डालेंगे, उसके बाद में ऐसा प्रोफाइल आएगा। जो लिखना था लिखा। अभी आपने देखा कि अभी भी है ना वो एनेबल नहीं हुआ नीचे कंप्लीट का बटन। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने फोटो नहीं ऐड किया। तो क्लिक करते हैं तो फोटो आएगा। अभी फोटो निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था मोबाइल से करना। तो क्लिक करके मोबाइल से आपका फोटो आ जाएगा। मेरा तो फोटो स्टोर्ड होगा एक आध, तो मैं वही यूज कर लेता हूँ।
नहीं, ऐसा वाला नहीं रखना है, ये सही। ये थोड़ा शांति शांति से करना, और इसमें जाने के बाद भी है ना, व्यवस्थित समझ समझ के आगे जाना, ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ क्लिक किया। और मेरी खास विनती है अपने आईटी वाले दोस्तों से कि इसको शांति से ही करना, ठीक है। तो मैंने मेरा बायो भी लिखा, फोटो भी डाला, उसके बाद यहाँ क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन में पूछा है योर व्हाट्सएप नंबर विद आईएसडी कोड विदाउट प्लस साइन, मतलब 9195588160, ये मेरा नंबर है, आपका खुद का एंट्री करना। फिर ईमेल आईडी है limesh@gmail.com, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द ग्रुप, आप आपका पर्पस डालना, मैं तो मेरा पर्पस डाल रहा हूँ, ठीक है। ये कर दिया, फिर मैं करूंगा सबमिट। अब ये होगा कि मेंबरशिप पेंडिंग, ऐसा आएगा कि कोई ना कोई आपका मेंबरशिप अप्रूव करेगा, ठीक है। तो मैं, वो नहीं होता है रूल बदल के काम करते हैं, ऐसे मैं रूल बदल के काम कर लेता हूँ कि मेंबरशिप को अप्रूव करते हैं यहाँ से दूसरे स्क्रीन पे जाके। तो 14 मेंबरशिप है। अभी ये मौलिक भाई ने किया है, इन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, तो जो क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे ना सर, उसका हम अप्रूव नहीं करेंगे। अपने को ये समझना है कि ये जो कम्युनिटी बना रहा है ना, इसमें आगे ज्वाइन होने वाले, राइट। ये दुनिया का सबसे महंगा कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए उसको करना बहुत जरूरी है कि एकदम व्यवस्थित हो। अभी नरेश भाई ने बहुत अच्छी तरह से भरा है, तो उसको कर लेते हैं अप्रूव। आर्चिस कामली का है, ये बराबर है, तो इसको कर लेते हैं अप्रूव। अभी ये जो राजशेखर का है ना, वो सर ने है ना अपना लोगो रखा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगो मत रखिए, अभी मैं अप्रूव कर देता हूँ, लेकिन आप पहला काम ये करना कि जाके आपका खुद का फोटो रखना, जैसा भी हो ऐसा। अब मेरे आज जैसा आदमी अगर अपना फोटो रख सकता है, तो आप तो सब रख ही सकते हो, मेरे से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो अप्रूव कर दिया। बिहार डोबरिया है, उन्होंने अच्छी तरह से भरा हुआ है सब चीज एकदम डिटेल में, तो इसको भी अप्रूव कर दिया। ये तो मैंने अभी भी भरा आपको दिखाने के लिए, तो उसको अप्रूव कर दिया। विजय भाई ने वापस उनका लोगो रखा है, तो अपना लोगो मत रखो सी। अच्छा, मैंने आपको ब्रांडिंग के बारे में कुछ शेयर करता हूँ जो मुझे मेरे मेंटर्स ने सिखाया। जब भी धंधा छोटा होता है ना, तो तभी हम उसके ब्रांड होते हैं। बड़ा हो जाता है ना, फिर वो अपनी ब्रांड बनेगा। मतलब रतन टाटा के लिए टाटा सन्स में भी ये ब्रांड, ठीक है। हम सबके बिजनेस में आप ऐसा कि संकेत सिस्टम से विजय अग्रवाल को निकाल दे, तो संकेत सिस्टम को कितने लोग जानेंगे? नहीं जानेंगे। संकेत सिस्टम को जानते इसलिए क्योंकि वो विजय अग्रवाल है। तो विजय भाई को लोग जानते हैं, फिर याद करते हैं कि अच्छा संकेत वाले विजय भाई से। तो उधर ना अपना फोटो होना चाहिए। सेम गलती हम करते हैं जब लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाते हैं, हमको लगता है कि लिंक्डइन का पेज होना चाहिए, अपने केस में नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। वो यानी हैव ए मार्केटिंग टीम, बहुत जोर से लोग आप ऐड वगैरह कर रहे हो और बड़ा जोर शोर का बजट है, तो अब ये कमल भाई का है वो रिजेक्ट होगा क्योंकि फोटो भी नहीं है। आप कमल भाई वापस भर सकते हो, मैं अप्रूव कर दूंगा। और आपको लगता होगा कि मेरा इतना क्यों एटीट्यूड कड़क हो गया है या मेरा इतना होशियारी हो गया है। होशियारी का बात नहीं है सर, जो कम्युनिटी हम बना रहे हैं ना, मैं और आप मिलके जो बना रहे हैं, वो आगे आने वाले बहुत से लोग उसको फॉलो करने वाले हैं। तो हम लोग ही अगर कचरा कर देंगे तो नहीं होगा। विनीत भाई, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप वापस से भर दो। विजय भाई, मैं आपका अप्रूव कर देता हूँ, लेकिन आप अपना पहला काम ये करना कि फोटो चेंज कर देना। उदय भाई ने एकदम मस्त किया है और फोटो भी बहुत चकाचक ढूंढा है, तो वो अप्रूव। स्वाति मैडम ने फोटो नहीं डाला है, तो मैडम फोटो डालना चाहिए। अपने आंसर्स लिखे हैं तो आई विल अप्रूव, लेकिन सबसे पहला काम ये करो कि फोटो अपडेट कर देना। फिर भरत भाई ने भी नहीं किया है। सोमनाथ बैंकर ने, पारस सोरा ने एकदम व्यवस्थित किया है, तो अप्रूव। संजय पाल ने किया है, तो अप्रूव। मुझे लगता है आप लोगों को आइडिया आ गया कि मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। राजन भाई ने किया है अप्रूव, बाकी सब ने नहीं किया है तो डिसअप्रूव करेंगे, लेकिन इसके दौरान दूसरे लोगों ने किया होगा। अभी ये मैं रिफ्रेश करूंगा तो अप्रूव हो जाएगा, तो मुझे पूरा कम्युनिटी दिखने लगेगा। अब कम्युनिटी दिखता ना, तो उसमें होता क्या क्या है, पहले क्लिक करो और शांति से जैसा स्टेप बाय स्टेप दिया गया ना, वैसे जाना। एकदम घाई करके मैं तो जंप करता हूँ,
मेरे को रट्टा मारने का आदत नहीं है, आई एम क्विक लर्नर, आई एम क्रिएटिव, ये सब मगजमारी में मत पड़ना। तो ये पहला दिया गया है फर्स्ट स्टेप। आप में से बहुत से लोग सीआरएम यूज करते हैं, तो आपको शायद ये फर्स्ट स्टेप करने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से दिया गया है कि आपको कहाँ से क्या क्या आगे जाने का है, कैसे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट कैसे करना ना, उसमें भी थोड़ा सा अपने को अच्छी तरह से दिमाग लगाना है। सो व्हेन यू क्लिक हियर यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग, लेकिन कैटेगरी ढंग से सिलेक्ट करना जरूरी है कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं ना वो कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप करने के बाद एक तो ये करना चाहिए कि यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो किस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ कि लोगों ने कैसा इंट्रोड्यूस किया हुआ है। देखो, जैसे राजेश अग्रवाल ने और मुजम्मिल शरीफ ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, तो उन्होंने कैसा लिखा है, मैंने इंजीनियर टर्न्ड एमबीए, एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर एट एनजीआईटी सॉल्यूशंस लिमिटेड, as one of the admins of this vibrant community, I welcoming community, I will be sharing plenty of valuable material, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी एंड थैंक यू। उसी तरह से राजेश भाई ने भी लिखा है कि वो क्या क्या करते हैं। फिर और एक होता है कि हाउ आई यूज संगम सीआरएम और हाउ आई प्लान टू यूज संगम सीआरएम, है ना। कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, हमको लोगों का मदद भी लेना है, और कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने बारे में ढंग से बताएंगे नहीं, कम्युनिटी का जो रूल्स है वो फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाए। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो आपको फर्स्ट पोस्ट में ना, सेकंड पोस्ट में बताया गया कैसे करना है, तो किस तरह से आप यूज करते हैं वो भी लिखना। यूज नहीं करते हैं और प्लान कर रहे हैं यूज करने का, तो वो भी लिखना, ठीक है। आप में से जिन जिन लोगों ने जो जो कोर्स किया है वो कोर्स के बारे में कुछ लिखना है, तो भी लिखना। अच्छा लिखना जरूरी नहीं है, सच्चा लिखना जरूरी है। इफ यू थिंक यार कोर्स बड़ा बोरिंग था, लिनेश भाई को कपड़ा पहनने का भी सेंस नहीं है, ठीक है, तो वो लिखना। आपको लगता है कि नहीं हिंदी में नहीं बोलना चाहिए था, अंग्रेजी में होना चाहिए था, तो वो लिखना। जो भी लगता है वो लिखना, ठीक है। जैसे ये सौमित्र भाई ने लिखा है कि उनको क्या क्या चीज अच्छा लगा, और राजेश भाई ने भी लिखा है कि वो किस तरह से सब चीज को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने कैसे ये कोर्स में उसको कैसा लगा। तो यू कैन गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स और फिर कर सकते हैं। एक जनरल डिस्कशन है जहां पे कुछ और सवाल पूछ सकते हैं, या आपका कुछ सक्सेस स्टोरी हुआ तो वो शेयर कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने कुछ लिखे थे, हमने कोशिश किया है कि आप आए ना उसके पहले हम ये जो कम्युनिटी है, अपना गांव है उसको बसा ले। गांव बस जाएगा तो आप लोगों को आने में ज्यादा सहूलियत होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है ये क्लासरूम। तो क्लासरूम में क्या होता है कि देयर आर मेनी थिंग्स विच आर ओपन एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच विल ओपन फॉर यू। जैसे इसमें ना ये लेवल्स है, तो ये लीलाधर शास्त्री इज एट लेवल 1, somebody might be at level 2, somebody will go still up। तो आप लेवल 2 पे जाते हो तो ये दो कोर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, लेवल 5 पे जाते हो तो ये दो होते हैं। उस तरह से क्या है ना, ये समझते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड विद संगम सीआरएम में आप जाएंगे, जो आप में से एकदम नए हैं, अभी सीआरएम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो ये उनके लिए बड़ा काम का है, ठीक है। तो वेब यूआई का वॉक थ्रू। अच्छा, ये पार्टनर्स को भी बहुत काम लगेगा। जब भी आप किसी आपके नए कस्टमर को समझा रहे हो ना सीआरएम के बारे में, तो उनको ये कम्युनिटी ओपन करा के यहाँ से थोड़ा वॉक थ्रू करा के 10 मिनट जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो सब बोल के फिर छोड़ दो, वो अपने आप करने लगेंगे, या आपका मदद मांगना है तो भी मांग लेंगे, ठीक है। मोबाइल और वेब में क्या फर्क है, ट्रांजैक्शन और मास्टर का डेटा में क्या फर्क होता है, ये सब कर लिया। हर बार आपका ये कोर्स हो गया, मतलब देख के पूरा हो गया, आप समझ गए, नीचे बाकी का कथा लिखा हुआ है, आपने अगला क्या करना है वो भी लिखा है। हर बार कोर्स खत्म करने के बाद, मतलब ये वीडियो देख लेने के बाद मार्क एस डन करना जरूरी है। मैं जैसे ही मार्क एस डन करता हूँ ना, यहाँ पे ऐसा टिक आ जाता है, और इधर ये भी आ जाता है कि अपना कितना परसेंटेज हो गया। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, एंड देन आई कैन गो एंड क्लिक व्हाट टू डू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है ये आता है, ठीक है। अभी वंस यू रीच लेवल 2 यू विल हैव एक्सेस टू दिस 2 कोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना, तो इसको क्लिक करिए, तो ये बाजू के टैब में ये खुल गया, इंट्रोडक्शन दीजिए। अब यहाँ पे टाइप चालू करना करेंगे तो देखो वो सेक्शन इंट्रोडक्शन अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। अब वापस यहाँ पे है, फिर
आपने जो कोर्स कर लिया है वो कोर्स के बारे में भी लिखिए। ये आइडिया ये है कि हम में से बहुत से लोगों को ना ये कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कैसे करने का इसका आदत नहीं है, राइट? तो वो आदत करना है, इसलिए आपके पास ये करा रहे हैं कि आपने ये, आप पहले खुद का इंट्रोडक्शन लिखिए, पहले वीडियो देख लो, बराबर? आपने कुछ कंज्यूम किया कम्युनिटी से तो कुछ देते भी हैं। तो देने में क्या देते हैं, हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि भाई मेरा ये धंधा ऐसा है, मैं ये करता हूँ, मैंने ये वाला कोर्स देखा जो लेवल 1 का, उसमें मुझे ये समझ में आया। उसके बाद है ना, हाउ आई यूज संगम सीआरएम या हाउ आई प्लान टू यूज संगम सीआरएम, उसके बारे में कुछ लिखो। आपने इसके, आपके बारे में मतलब आपको कैसा यूज करना है उसके बारे में या लिखा होगा ना, उसके बेसिस के ऊपर दूसरे लोग आपको मदद कर पाएंगे। और मैं सच में बताता हूँ, देयर आर मेनी पार्टनर्स एंड मेनी पीपल फ्रॉम आर वेरी ईगर टू हेल्प यू, प्रोवाइडेड वी नो व्हाट हेल्प यू वांट। तो ये कम्युनिटी में ना आप ऐसा नहीं लिख सकते कि प्लीज कॉल मी, ये कम्युनिटी है, राइट? ये सब कुछ फ्री है इधर। वापस क्लासरूम में आते हैं। तो जैसे ही आप ये पोस्टिंग करोगे ना, तो ये लेवल 2 वाला सब चीज खुल जाएगा। उससे थोड़ा ज्यादा इंटरेक्शन करोगे तो लेवल 5 वाला है वो भी खुल जाएगा। और उसके बाद है ना, ये पेड कोर्सेस है, उसका डिटेल्स है। तो ये पेड कोर्स के लिए कैसा है, समझो आपको संगम सीआरएम यूजर वाला कोर्स है या जो सेलर वाला कोर्स है, उसको क्लिक करते हैं तो परचेज द कोर्स का ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो आप इसको क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हैं। आप जैसे ही परचेस करोगे ऑटोमेटिकली वो आपका एक्सेस मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज ऑल जिसने थिंग। पहले परचेस किया वो इधर आएगा या गुरुकुल पे रहेगा? नहीं, इधर आ जाएगा और आपका वो सारा कोर्स का डिटेल्स भी इधर आ जाएगा। ओके, मतलब जो परचेस पहले किया वो यहाँ पे शो हाँ, करेगा। आपको सीधा मतलब आप लॉग इन करोगे ना तो आपको 24 घंटे में उसका एक्सेस मिल जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू सर। है ना? और अगर एक्सेस नहीं मिलता है तो यू कैन जस्ट पिंग अस, कि यहाँ पे आप इधर कमेंट भी लिख सकते हो कि भाई मेरे को एक्सेस नहीं है। ओके, आप पोस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा, इसके बारे में किसी को और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट आवर सेशन। सर इसके अपार्ट एक क्वेश्चन है, लास्ट जो नया अपडेट आया है आपका, उसके बाद बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, बहुत ये एरर शो कर रहा है पेज पे, तो ऐसा क्या इशू हो रहा है? मतलब हम उसको कैसे नहीं, कौन से पेज पे एरर कर रहा ना, वो आप थोड़ा टीम से बात करेंगे तो हो जाएगा रिजॉल्व। लीड क्रिएशन पे हो रहा है, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन पे हो रहा है, टैग्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है, या टैग अप्लाई है तो मैसेज नहीं जा रहे, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं नए अपडेट के बाद में। नहीं, मैं टीम में से अभी हमारी टीम से जुड़े हुए हैं, मैं बोलता हूँ उनको कि आपसे एक बार बातचीत कर ले और वो क्लियर कर ले। ठीक है और अच्छा, वैसे है ना, हमने ये वाले कम्युनिटी में भी सपोर्ट के लिए ऑप्शन रखा हुआ है, ओके, जहां पर आप बग भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ये तो बग मिला मुझे, इसका कुछ अच्छा। करो। इसमें ऐसा भी है कि यू कैन रिक्वेस्ट ए फीचर ओके, कि भाई अपने में ये होना चाहिए, इसको लाओ करके, ओके, ठीक है? मतलब आपको लगता है कि भाई कोई एक फीचर मिसिंग है, वो होना चाहिए, तो लाओ इधर। तो क्या होगा, जैसे ही आप पोस्ट करोगे ना, अगर वो फीचर पहले से है तो कोई ना कोई आपको पोस्ट करके हाँ, बताएगा बता कि भाई ये देगा, तो है पहले से। ये तो है पहले से। तो ये है ना, अभी कैसा था कि आप हाँ, वो पहले फेसबुक पे करना था, सपोर्ट के लिए फेसबुक पे जाओ, हाँ। कोर्स के लिए यहाँ जाओ, वो सब मगजमारी निकल तो अभी जाएगी। व्हाट्सएप पे जो पहले लिंक आ रहे थे आपके प्रीवियस कोर्सेज के, वो भी अब यहाँ पे ही हमारे को जब चाहिए तो भी एक ही लिस्ट सब में दिख चीज, जाएगा। यस यस यस, सब कुछ यहाँ से मिलेगा। सब कुछ यहीं से मिलेगा। तो हाँ, ये अभी जैसे मेरे टीम में अगर मुझे शेयर करना है तो उसको भी ज्वाइन कराऊं या नया आईडी एंड पासवर्ड? नहीं, कराओ, इधर ही ज्वाइन कराओ सबको। इधर ही ज्वाइन कराऊं? और है ना, दूसरा हमने इसका प्रयोग करके देखा है, सी 48 तो अभी मैंने 8-10 लोगों को ऐड किया, उसके पहले बहुत सारे पार्टनर्स को इसमें इन्वॉल्व किया था और हमने इसका बहुत स्टडी किया है, ये पूरा प्रोसेस को करके। अगर यहाँ पे जैसा बताया गया है वैसा कोई प्रोसेस करता है तो उनको एरर आने का चांस ऑलमोस्ट 0 है, ओके, राइट? लेकिन क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीआरएम चालू करते हैं और हम पहले ही चीज ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, राइट, वो शायद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हमारा रिक्वेस्ट ऐसा है कि भाई इसमें ना शांति से समझ समझ के कर लो, तो देन इट विल हैपन, राइट? अभी इसमें क्या होगा कि मंडे तक हम लोग ये भी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, वो भी पिंड पोस्ट में आएगा, ओके, कि कौन से सर्टिफाइड पार्टनर्स है, ओके, जो लोग इस कम्युनिटी में भी है। अच्छा, मतलब अगर किसी को ऐसा चाहिए ना कि भाई मुझे सीआरएम यूज करना है बट आई वांट सपोर्ट, तो वहां से उनको लिस्ट मिल जाएगा कि पार्टनर्स कौन है। पार्टनर्स कौन कौन? और ये जो इधर राइट साइड में आपको लिंक दिखता है ना,
ओके। उधर सर्टिफाइड पार्टनर्स का लिस्ट भी मिल जाएगा, उसको हाँ, क्लिक करेंगे तो फिर लिस्ट मिल ज्यादा जाएगा। ज्यादा बेटर है सर वो। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे और इसके बारे में ये पूरे कम्युनिटी को चलाने का और सुधारने का काम हम सबका ही रहेगा। तो आप में से जिसको भी Obviously, जो भी community तो सजेशन आता है है, ही एक दूसरे के लिए ही है सर। सब लोग Exactly. अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो ही वो ग्रो अप करेगा। तो ये जो मैंने अभी बताया ना कि भाई स्ट्रिक्ट रूल्स से ही चलना है, उसके बगैर नहीं चलना है, उसका कारण ये था कि भाई वी हैव टू फॉलो इट वेरी सिंसियरली, तब जाके ये पूरा ऐसा बनेगा कि जिधर ना हम सबको मजा आएगा। राइट, सही बात है सर। हाँ, वो महंगी वाली सोसाइटी में नहीं रहता है, रहने वाले सबको मजा आता है, लेकिन फिर उसके रूल्स भी होते हैं, उसके रूल्स भी होते हैं, सही बात है। वो तो रूल वैसा ही फॉलो करना करेंगे पड़ेगा, और सिस्टम से चलेंगे तो ही काम होगा तो सबको और मजा अच्छे आएगा। से बेटर आएगा। हम्म, उसका रिजल्ट भी अभी है आएगा। ना, हम लोग आज का सेशन के बारे में शुरुआत करते हैं। अरे हाँ, सॉरी, इसके ऊपर और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिटी में, जैसे अपना फ्राइडे को ये सेशन हो रहा है तो यहीं पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और इधर से ही आप क्लिक करके सीधा अपने कैलेंडर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ऊपर ये रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है आपको, क्योंकि तभी आपका जूम में रजिस्ट्रेशन होगा। और यहाँ से आप सीधा, आपका अगर गूगल कैलेंडर यूज कर रहे हैं तो इसको क्लिक करो, गूगल कैलेंडर में ऐड हो जाएगा। अभी मैं आपको करके बताता हूँ कैसे होगा। देखो, मैंने प्लस किया, मैं पहले से इसमें लॉगिन था, तो संगम सीआरएम एपीआई इंटीग्रेशन, ये इस टॉपिक का नाम है। 28 अप्रैल शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक पूरा हो गया। 28 से सेव, इट्स डन। तो ये पूरा चीज है ना इजी हो जाएगा कि भाई आपको जूम के लिए मतलब अलग जाना है, इसके लिए अलग जाना है, उसके लिए अलग जाना है, सब कुछ नहीं। अभी फिलहाल स्कूल वाले ने जितना ऑटोमेशन पॉसिबल है उतना सब कुछ एनजीए ने कर लिया है, और रिक्वायरमेंट वो हमने बोला है, अब वो लोग करेंगे, तब हम आगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये आपको जो हम लोग जूम में अलग से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ना, वो भी निकल जाएगा। यू विल नॉट हैव टू डू दैट ऑल्सो। जब तक उनका नहीं आता तब तक हमको ये करना पड़ेगा। तो हमने कोशिश तो ये किया कि भाई दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे महंगा प्लेटफॉर्म है ना वो लाते हैं, सो दैट ऐसा कुछ भी नहीं हो कि संगम सीआरएम की कम्युनिटी में यार ये कहीं सस्ता हो रहा है या पैसे बचाने का कोशिश हो रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बेस्ट है तो बेस्ट ही मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और, यहाँ से मुझे मेंबर्स का लिस्ट दिखता है सब लोगों का। अभी क्या होगा देखो, समझो अगर सब लोगों ने आधा अधूरा भरा है ना, तो सोचो आप मेंबर्स का लिस्ट कितना खराब दिखेगा। इसलिए जरूरी है कि सब लोग अच्छी तरह से भर ले। जैसे अभी ये नितिन सेठ का है, उसको आप क्लिक करो तो आपको उनके बारे में पूरा डिटेल्स मिलेगा। फिर आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनके साथ चैट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया का प्रोफाइल भी ऐड किया है। आप भी सब लोग अपने प्रोफाइल में वो ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा, अगर समझो कि आपको नितिन भाई से लिंक्डइन पे कनेक्ट करना है, तो इधर क्लिक करो, बाजू में लिंक्डइन खुल जाएगा और नितिन भाई का खुल गया। अभी मेरा लॉगिन नहीं है तो नहीं दिख रहा, लेकिन पीछे देखो इंसर्ट खुल गया ना। सो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। 5-6 महीने से इसका स्टडी कर रहे थे, फिर फाइनल किया इसको। ठीक है। सो सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इनकरेजिंग वर्ड्स। और अभी हम लोग ये आज का सेशन के बारे में चालू करते हैं। तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन का बात करता हूँ, और उसके बाद है ना भूमि मैडम है हमारे साथ, जो आपको आगे का कथा बताएंगी, और अभिषेक झा है हमारे साथ, वो आपको ये करके बताएंगे। अच्छा, बहुत कुछ टेक्निकल होने वाला है, बहुत कुछ में ऐसा भी होगा कि हम आपको ये बताएंगे कि ये सीखना है। सारा अवेलेबल मटेरियल है, सारा कुछ संगम सीआरएम पे है पहले से। एपीआई जो है ये बहुत टाइम से बहुत से लोग यूज कर रहे थे, लेकिन उसको एकदम यूजर फ्रेंडली लेवल पे लाना था, एंड देन वी हैड टू गिव टू यू। तो उसके लिए हम लोग राह देख रहे थे। सो एजेंडा में ये चीज होगा। सबसे पहले तो कनेक्टर और एपीआई का डिफरेंस क्या है ना, ये हम समझेंगे। फिर हम ये समझते हैं कि एपीआई क्या है। फिर एपीआई का डायरेक्शन समझना है कि भाई बाहर वाला कोई चीज यहाँ भेजेगा या सीआरएम कहीं बाहर भेजेगा। और फिर उसमें अगर कोई चीज का इंटीग्रेशन करना है, भले ही एकदम सिंपल इंटीग्रेशन है वेबसाइट जैसा, तो भी क्या सोचना चाहिए। ठीक है। और किस तरह से प्लान करना चाहिए। इंटीग्रेशन वाले में ना प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ये ना घर बनाने जैसा है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मेरे को ना ये आर्किटेक्ट का फी देने का पैसा नहीं है या डिजाइन बनाने का टाइम नहीं है, तो अभी घर बनाना चालू कर। ऐसा नहीं हो सकता है। फिर ये पुश और पुल का जो कंसेप्ट है ना, ये समझना जरूरी है।
अब मेजॉरिटी टाइम ऐसा होगा कि एपीआई का इंटीग्रेशन का काम है ना आपके यहाँ से टेक्निकल आदमी करेगा, बिजनेस ओनर खुद नहीं करेगा। तो टेक्निकल आदमी को ये सारा चीज क्लियर है, उसका आप फिक्र मत करो, दे जनरली नो ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ से आगे का बातचीत है ना आपको भूमि मैडम करेगी, मैं मेरा शेयरिंग बंद कर देता हूँ। Hello everyone. Am I audible? Okay, so I'll share the screen and we can start with today's session. अभी भी एक और आइडिया रखो, मेरे को बंद कर दो। Hello. Okay, I'm facing a little technical issue. Just give me a minute. Might be because of the camera. हमारी चलो Just give us few minutes. Hello. Am I audible? Sorry, I'm changing the laptop. I was not able to continue on my laptop, so I'm using LimitSearch laptop. Let me just share the screen and we can start with the presentation. Okay, so I have shared the screen. If anybody from you can just confirm if it is visible. Thank you, Mozammil. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि एपीआई और कनेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो व्हेन वी से कनेक्टर, एपीआई और कनेक्टर वैसे सेम है, बट व्हेन वी से कनेक्टर इट मींस कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड एपीआईस है जो किस तरह से इंटीग्रेट होंगे वो पहले से डिफाइंड है, और मुझे अगर वो एपीआई यूज करना है तो ऑल आई हैव टू डू इज प्रोवाइड द टोकन की या फिर उसका एपीआई पासवर्ड जो रहता है वो प्रोवाइड करना रहेगा, जो आप संगम सीआरएम में आपके एडमिन पैनल में सिर्फ वो पासवर्ड या जो टोकन की है वो डाल देंगे और वो एपीआई इंटीग्रेशन आपका रनिंग हो जाएगा। सो कनेक्टर ये होता है। और हम जब एपीआई की बात करते हैं तो एपीआई में आपको जब जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा या तो सीआरएम से पुश कर सीआरएम में पुल करते हैं या फिर सीआरएम से पुश करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कनेक्टर एंड एपीआई। बहुत सारे कस्टमर्स को जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि कब एपीआई बोला जाएगा और कब कनेक्टर होता है और दोनों का डिफरेंस क्या है। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि ये और ज्यादा क्लियर हो जाए आपको। हमने सीआरएम में, अगर आपने एडमिन पैनल देखा रहेगा तो बहुत सारे कनेक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास टैली का कनेक्टर रेडीली अवेलेबल है जहाँ पे आप सुगम टैली को सीआरएम के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं और सीआरएम में टैली के सारे लेजर्स आप सिंक कर सकते हैं। सीआरएम से आप जो सेल्स ऑर्डर्स है वो टैली में पुश कर सकते हैं। सो दिस इज अ कनेक्टर। आपको ये सब चीजें करने के लिए कोई भी एपीआई वगैरह कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये सब बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक होता है। आपको सिर्फ टैली कनेक्ट करने के लिए जो डिटेल्स है कि आपकी टैली का आईपी क्या है या फिर उसका होस्ट नेम क्या है वो डिटेल सिर्फ देनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग सीआरएम ऑटोमेटिकली टैली के साथ कनेक्ट हो जाता है। दैट इज हाउ दिस टैली कनेक्टर वर्क्स। तो ये हुआ एक एग्जांपल कि आपके कनेक्टर्स कैसे वर्क करेंगे सीआरएम में। दूसरा, हमारे पास मार्केट प्लेस अवेलेबल है जहां पे हमने बहुत सारे एपीआईज ऑलरेडी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में दिए हुए हैं। इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, मैजिक ब्रिक्स है।
सो ये सारे भी एपीआई यूज करने के लिए आपको बार बार कोई एपीआई राइट नहीं करना है। हमने वो एपीआई का पूरा जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है वो बना के रखा है। आपको सिर्फ मार्केट प्लेस में जाना है एडमिन लेवल पे, वो एपीआई चूज करना है और उस एपीआई के लिए जो कनेक्शन बनाने के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड रहेगा या एपीआई की रिक्वायर्ड रहेगा वो सिर्फ आपको देना रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका ये इंटीग्रेशन वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टर दैट वी हैव। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द गल्ला बॉक्स। गल्ला बॉक्स का भी हमारे पास व्हाट्सएप एपीआई कनेक्टर अवेलेबल है, जहां पे आप अपने गल्ला बॉक्स के अकाउंट को सीआरएम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक द थिंग्स वर्क। वैसे ही आप में से कुछ लोग हमारे टेलीफोनी सॉल्यूशंस यूज करते हैं सिनैप्स, तो सिनैप्स के साथ भी आप सीआरएम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे कि आप कोई भी आउटगोइंग या इनकमिंग कॉल्स जो करती है आपकी टीम, उनको सीआरएम में लेके आ सकते हैं और तो और उनके जो कॉल रिकॉर्ड्स है वो सुन भी सकते हैं। सो टैली इंटीग्रेशन, मार्केट प्लेस, गल्ला बॉक्स, एनजे सिनैप्स, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टर। इनके अलावा 2 कनेक्टर्स और है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हर सीआरएम में रिक्वायर्ड रहते हैं और यूज होते हैं, विच इज एसएमएस कनेक्टर एंड ईमेल कनेक्टर। हम जो एसएमएस इंटीग्रेशन करते हैं या ईमेल इंटीग्रेशन करते हैं, इनके लिए भी हमें कोई एपीआई शेयर नहीं करने रहते हैं। ऑल वी हैव टू डू इज हमें एसएमएस का उनको वहां पे एपीआई यूआरएल डालना रहता है, उनके क्रेडेंशियल्स डालने रहते हैं और ईमेल कनेक्टर के लिए भी एसएमटीपी के जो डिटेल्स है वो कॉन्फ़िगर करने रहते हैं। जैसे ही इतनी चीजें हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्टर हमारा कनेक्ट हो जाता है एसएमएस पोर्टल के साथ या फिर आपके ईमेल के साथ में, and it starts working. So these are all the examples of connector. अब बात करते हैं एपीआई इंटीग्रेशंस की। तो एपीआई इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि एज आई मेंशन, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम जो इंफॉर्मेशन सीआरएम में पुश करनी है वो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर कोई वेबसाइट पे फॉर्म अवेलेबल है, उसके साथ में सीआरएम इंटीग्रेट करना है, देन अकॉर्डिंग टू माय फॉर्म मैं सीआरएम को बताऊंगी कि आप इतनी इतनी चीजें ये वेबसाइट फॉर्म पे जब भी फिल होती है तब ये इन्फॉर्मेशन मैं पुश करूंगी तो आप एक्सेप्ट कर लेना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन एपीआई जहां पे मैं बता रही हूँ कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन पुश करनी है सीआरएम में और उसके अकॉर्डिंग सीआरएम बिहेव करेगा। सो इंटीग्रेशंस में हम हमेशा डिसाइड करते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन पुश करनी है या पुल करनी है और उतना ही पोर्शन एक्शनेबल रहता है। So this is API. API का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इट इज अ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसका मतलब ये होता है कि वो 2 प्रोग्राम्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसे हैंडल करता है। इसका API का हमने डेफिनेशन तो ऑलरेडी देख लिया। अदर देन दैट, अगर हम एग्जांपल के थ्रू इसे बताना चाहते हैं तो वी कैन टेक अ एग्जांपल विच इज लाइक अ वेटर इन एन रेस्टोरेंट। तो वेटर क्या करता है कि आप जो ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, वेटर पहले आपके पास आएगा, मींस एपीआई आपके पास आएगी, आप एपीआई को बताएंगे या फिर आप वेटर को बताएंगे कि आपका ऑर्डर क्या है, व्हाट यू वांट टू कंज्यूम, वो आप एपीआई को बताएंगे। एपीआई वो इंफॉर्मेशन फिर लेके जाएगी जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है उसके पास, या फिर वेटर के केस में वो अपने किचन में जो भी शेफ है या कुक है उनके पास जाएंगे, वहां पे वो इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है वो बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग कुक या फिर जो थर्ड पार्टी एपीआई है वो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करेंगे एपीआई को कि आप अगर ये रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे ये भेजना है, अगर मैंने ये ऑर्डर किया है तो मुझे ये डिलीवर करना है। तो उस तरह से वो एपीआई रिस्पॉन्स जो मुझे कुक दे रहा है या फिर जो थर्ड पार्टी दे रहा है वो एपीआई लेके आएगा और वापस से वो जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है उसके पास रीडायरेक्ट होगा। सो दिस इज हाउ एन एपीआई वर्क्स। API is just a medium जिसके थ्रू 2 पार्टीज कम्युनिकेट कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं एपीआई के डायरेक्शंस की, कि आप किस तरह से एपीआई का फ्लो डिसाइड कर सकते हैं या उसका वर्किंग सीआरएम में करवा सकते हैं। सो इसके लिए 2 तरह से एपीआई इंटीग्रेट होगा। एक हुआ कि हमारे पास कुछ अदर एप्लीकेशंस है जिसका डेटा हम सीआरएम में पुश करवाना चाहते हैं, तो ये हुआ अदर एप्लीकेशंस टू सीआरएम, वी आर ब्रिंगिंग दैट डेटा इनटू द सीआरएम। ओके, इसमें सबसे पहले बात करते हैं पुश एपीआई की। पुश एपीआई के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें वेबसाइट टू सीआरएम का मैंने आपको बताया। वेबसाइट टू सीआरएम का एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है, अगर आप सेल्स सीआरएम से मैनेज करते हैं तो आपकी सेल्स टीम के लिए आपने वेबसाइट पे एक फॉर्म बना के रखा है जहां पे आपके प्रोस्पेक्ट्स कोई भी नया इंक्वायरी या लीड जनरेट कर सकते हैं और वो जैसे ही जनरेट होता है सीआरएम में वो इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए।
So this is an example of website to CRM. उसी तरह से अगर आप सर्विस प्रोसेस CRM में मैनेज करते हैं, तो अनदर एग्जांपल कुड बी कि आपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए एक सपोर्ट फॉर्म बना के रखा है अपने वेबसाइट पे, जहां पे अगर उन्हें कोई भी इश्यूज आते हैं तो वो एक कंसर्न रेज कर सकते हैं और उस कंसर्न के रिलेटेड CRM में एक टिकट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जानी चाहिए. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पुश API, जहां पे आप वेबसाइट को CRM से इंटीग्रेट कर सकते हैं. दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है जहां पे आप रेडीली अवेलेबल कनेक्टर्स को CRM के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं सो दैट दे विल कम्युनिकेट विद द APIs और आप जैसा चाहते हैं उस तरह से डेटा यहाँ पे ला सकते हैं. I will request my team to mute the members. Okay. If you have any queries, please feel free to drop it in the chat box. हम जैसे ही ये सेशन complete होगा, आपके जितने भी queries है वो address करेंगे. And in the meantime, my team is also available. तो अगर कुछ queries chat पे answer करने हैं, तो they can also answer on the chat. हम बात कर रहे थे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की, तो हम CRM को जो बहुत फेमस कुछ कनेक्टर्स अवेलेबल है लाइक Zapier और Pabbly, उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप फिर दूसरे I'll again request my team to mute the participant. Just give us few minutes. Hello. अब तक आपको कुछ सवाल हो तो आप चैट पे पूछ सकते हैं. आप चैट में क्वेश्चन डाल दीजिए. मैम इज स्ट्रगलिंग, थोड़ा स्ट्रगल कर रही है मैम. शी विल बी बैक. आप कुछ क्वेश्चन डालना है तो चैट में डाल दीजिए. Okay, sorry for that delay. I will resume. So, हम बात कर रहे थे कि हम किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को CRM के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और उनके क्या मीडियम्स रहेंगे. सो देयर आर टू टाइप ऑफ APIs, पुश API एंड पुल API. पुश API के हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे जहां पे आप वेबसाइट के साथ में CRM कनेक्ट कर सकते हैं. Zapier या फिर Pabbly जो अवेलेबल कनेक्टर्स है उनके साथ हम CRM को कनेक्ट कर सकते हैं और वो जो कनेक्टर्स है उनको आप अपने वेबसाइट पे या फिर गूगल फॉर्म्स पे, Zoom रजिस्ट्रेशन के लिए, वैसे अलग अलग मीडियम्स के लिए यूज कर सकते हैं जहां से आप वो डेटा CRM में पुश कर पाएंगे. अनदर ऑप्शन इज पुल API. पुल API का मतलब ये होता है कि हम CRM में जो कुछ डेटा है वो बाहर पुश करेंगे. मतलब CRM से मैं कुछ डेटा बाहर भेज रही हूँ जब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पुल API. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हमने पुश API में बताया था कि हमारे पास एक वेबसाइट पे सपोर्ट फॉर्म है जहां से मेरे कस्टमर ने एक क्वेरी रेज किया है. अभी उसका मैंने CRM में टिकट तो रजिस्टर कर लिया. नाउ माय कस्टमर वांट्स टू नो कि ये जो रजिस्टर हुआ है टिकट, उसका करंट स्टेटस क्या चल रहा है. तो इसके लिए हम एक पुल API भी साथ में डिजाइन कर सकते हैं which will send the CRM response to your website whenever website will give me the ticket number. मतलब वहां पे हम दूसरा एक वो फॉर्म में हम कहीं पे एक प्रोविजन दे सकते हैं कि यूजर्स अपने एग्जिस्टिंग टिकट्स के लिए टिकट नंबर डाल सके और जैसे ही वो टिकट नंबर मेंशन करेंगे, वो टिकट का जो स्टेटस है वो CRM में एक API कॉल होगा. CRM से उस स्पेसिफिक टिकट का स्टेटस वो रिट्राइव करेगा और वापस से वेबसाइट को दे देगा. So this is an example of pull API.
दोनों का अगर हम वापस से थोड़ा डिफरेंस समझे तो पुश एपीआई रहेगा, उसमें जब रियल टाइम डेटा फ्लो होगा कि जब भी कुछ क्रिएट हो रहा है कहीं थर्ड पार्टी में तो वो हम सीआरएम पे पुश कर रहे हैं। पुल के केस में कैसा होगा कि रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप मुझे ये डेटा भेजो, ये टाइम पीरियड का भेजो, इतना डेटा भेजो, तो जैसे एपीआई रिक्वेस्ट करेगा उस हिसाब से वो डेटा पुश किया जाएगा, सॉरी पुल किया जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एपीआईज, पुश एंड पुल। दूसरी बात करते हैं जहां पे आप सीआरएम को किसी थर्ड पार्टी से कनेक्ट कर सके। पहला वाला जो ऑप्शन था उसमें हम थर्ड पार्टीज को सीआरएम से कनेक्ट कर रहे थे, मतलब वो सीआरएम में डेटा ला रहे थे या वहां से लेके जा रहे थे। दूसरे केस में ऐसा होगा कि सीआरएम वो डेटा यहाँ से भेजेगा, मतलब सीआरएम वो कम्युनिकेशन इनिशिएट करेगा। दिस वन इज करंटली नॉट अवेलेबल, मतलब आप संगम सीआरएम के जो एपीआईज है विच कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट, वैसे एपीआईज अभी करंटली अवेलेबल नहीं है, बट दिस विल बी कमिंग सून। And in the meantime, if you want to do it, then there are some ways where we have customized for our existing customers कि ये support करता है, मतलब हम ये support करवाते हैं that you can have this data outside of a CRM through some third party APIs. अब बात करते हैं कि जब भी आपको कोई भी इंटीग्रेशन करवाना होगा तो आपको क्या क्या चीजें प्लान करनी रहेगी। Every time whenever you are going to integrate something new with the CRM, always keep in mind कि ये इंटीग्रेशन से आपका फाइनल गोल क्या अचीव होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग इसे डिजाइन करिए, then you will be able to get the maximum out of that integration. तो उसके कुछ स्टेप्स है जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, that I will be sharing with you. सबसे पहला तो ये है कि आप अपने इंटीग्रेशन का गोल डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपका सीआरएम उस थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट हो गया, लेट्स से कि आपका वेबसाइट के साथ में सीआरएम इंटीग्रेट हो गया, तो वो इंटीग्रेशन हो जाने के बाद आपके क्या गोल्स है जो अचीव होने चाहिए या फिर क्या माइलस्टोन्स है जो अचीव होने चाहिए। लेट्स से मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा द रीजन आई एम इंटीग्रेटिंग माय वेबसाइट विद सीआरएम इज बिकॉज मैक्सिमम मेरे जो लीड्स आते हैं वो वेबसाइट से आते हैं, तो वेबसाइट से अगर मेरा सीआरएम डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा तो आई विल नॉट बी मिसिंग आउट एनी फॉलोअप फॉर एनी ऑफ द लीड्स, और सब सेंट्रलाइज्ड एक ही जगह पे आएगा, तो मेरे यूजर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करवाना मेरे लिए इजी हो जाएगा और उसका मैं मैक्सिमम आउटकम कन्वर्जन रेशियो के अकॉर्डिंग ले सकती हूँ। सो दिस कैन बी माई इंटीग्रेशन गोल फॉर वेबसाइट। नेक्स्ट इज चूजिंग द राइट एपीआई। जैसे हमने बात किया दो तरह के एपीआई है, एक एपीआई है जो सीआरएम में डेटा पुश करता है, दूसरा एपीआई है जो सीआरएम से डेटा बाहर पुल कर सकते हो आप, मतलब आप सीआरएम से कुछ डेटा रिक्वेस्ट करके ले सकते हो। तो कौन से इंटीग्रेशन के लिए किस तरह का एपीआई रिक्वायर्ड रहेगा ये आपको चूज करना पड़ेगा, एंड दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपका डेटा फ्लो होगा। पुश एपीआई के लिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे ज़ैपियर आप यूज कर सकते हैं, पैबली यूज कर सकते हैं, या सीआरएम को जो स्टैंडर्ड एपीआईज है वेबसाइट इंटीग्रेशन के लिए वो यूज कर सकते हैं। इन्हें यूज कैसा करना है और इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इन अ वाइल हमारे टीम से अभिषेक है, वो आपको बताएंगे किस तरह से करना है। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग द डेटा फ्लो। व्हेन वी से डेटा फ्लो इट मीन्स मेरे पास वेबसाइट फॉर्म से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगी और क्या फ्रीक्वेंसी में फ्लो होना चाहिए। इन केस ऑफ पुश एपीआई वो डायरेक्टली फ्लो होना चाहिए। इन केस ऑफ पुल एपीआई मैं टाइम डिसाइड करूंगी या मैं उनको कुछ कंडीशन बेसिस पे बताऊंगी कि अब आप ये डेटा भेजो सीआरएम से, तो फ्लो उसका क्या रहेगा वो डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको पहले पता होना चाहिए बिफोर यू आर मेकिंग दैट इंटीग्रेशन लाइव और व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू इंटीग्रेट विद सम थर्ड पार्टी। फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको डेटा मैपिंग पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके वेबसाइट के फॉर्म पे आपने 5 इंफॉर्मेशन है जो कस्टमर से ली है, कॉन्टेक्ट नेम हो गया उनका, फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, कंपनी का नेम हो गया, और समझिए फिफ्थ है जहां पे आपने कुछ कमेंट्स या फिर रिमार्क्स लिए हैं कस्टमर से। तो ये 5 इंफॉर्मेशन जो मैं कस्टमर से अपने वेबसाइट फॉर्म से कलेक्ट कर रही हूँ, ये इंफॉर्मेशन मेरे सीआरएम में कौन से मॉड्यूल में जानी चाहिए। अगर वो प्रोस्पेक्ट है तो फिर लीड में जाना चाहिए, अगर सपोर्ट फॉर्म है तो टिकट में जाना चाहिए। तो ये जो डिसाइड करना है कि कब क्या इंफॉर्मेशन किस मॉड्यूल में भेजना है और कौन से फील्ड के साथ वो मैप करवाना है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास पता होना चाहिए इंटीग्रेशन करवाने से पहले।
5th पॉइंट आता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन करवाए तो उसे लाइव करने से पहले प्रॉपरली टेस्ट कर ले, ताकि लाइव एनवायरनमेंट में कभी भी वो एपीआई इंटीग्रेशन में कोई इश्यूज ना आए एंड यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू एनी रीवर्क. एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज मॉनिटरिंग द इंटीग्रेशन. एक बार आपने वो एपीआई इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद आपको फॉर सम टाइम पीरियड यू विल हैव टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर दोज एपीआईज टू अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसा बिहेवियर तो नहीं है एपीआई का कि कुछ केसेस में वो फेल हो रहा है या उसको रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिल रहा है. सो वी कैन प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो, एंड वी कैन हैव इट सॉर्टेड देन एंड देयर. सो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग द एपीआई इंटीग्रेशन. नाउ पुश एंड पुल के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ समझ लिया है, बट स्टिल लेट अस जस्ट गो थ्रू वंस अगेन टू रिवाइज व्हाट वी हैव सीन. सो पुश एपीआई जो है वो रियल टाइम डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होगा. एग्जाम्पल जिसके हमने बताया कि डायरेक्ट एपीआई जैसे वेबसाइट का हो गया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एपीआई. ज़ैपियर के केस में समझो आप अगर फेसबुक पे कोई एड्स पोस्ट करते हैं और उसपे से जब भी कोई उस एड को लाइक करता है या फिर वो फेसबुक का फॉर्म भरता है, आप चाहते हैं कि सीआरएम में उसका लीड क्रिएट हो, तो ये आप ज़ैपियर के थ्रू कर सकते हैं. Zapier and Pabbly are one and the same. दोनों में सिर्फ कुछ इंटीग्रेशन है वो डिफरेंट है, एंड बोथ आर प्रोवाइडिंग द सेम काइंड ऑफ कनेक्टर्स. तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. एग्जाम्पल हमने देखा है इसका, वेबसाइट टू लीड या फिर टिकट हो सकता है. और अगर हम Zapier या Pabbly की बात करें तो आप रेजर पे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव योर पेमेंट स्टेटस अवेलेबल इन द सीआरएम. आप गूगल फॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आप जो भी गूगल फॉर्म पे आपके पास फीडबैक्स या फिर सजेशंस आ रहे हैं उनको सीआरएम में लेके आ सकते हैं. जूम का जो रजिस्ट्रेशन लिंक रहता है उस पे से जो फॉर्म फिलअप होता है उनको भी हम Zapier या Pabbly के थ्रू अपने सीआरएम में लेके आ सकते हैं. ट्विटर के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, फेसबुक के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और तो और लिंक्डइन के जो लीड्स आते हैं वो भी हम सीआरएम में ला सकते हैं. These are some of the common platforms जहाँ पे most of the time ये Zapier या Pabbly के थ्रू कनेक्शन रिक्वेस्ट होता है क्लाइंट्स का. नेक्स्ट वी हैव इज गल्लाबॉक्स. गल्लाबॉक्स का एपीआई भी अवेलेबल है और कनेक्टर भी अवेलेबल है. पहले जो हमने देखा वो कनेक्टर था, दिस वन इज एन एपीआई. थैंक यू. दिस वन इज एन एपीआई. हम जब एपीआई बोलते हैं तो गल्लाबॉक्स में देयर इज अ सेटिंग अवेलेबल जहाँ पे आप अपने किसी भी थर्ड पार्टी का यूआरएल प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपने जो यूआरएल प्रोवाइड किया होगा उस यूआरएल पे गल्लाबॉक्स जब भी कुछ एक्शन होता है या कोई रिप्लाई आता है या कोई रिस्पॉन्स सबमिट होता है उसके अकॉर्डिंग डेटा पुश कर सकता है. हाउ दिस विल वर्क दैट ऑल्सो वी विल शो यू इन दिस डेमो, सो स्टे ट्यून्ड. ये हम लाइव आपको करके दिखाएंगे. नेक्स्ट वी हैव इज पुल एपीआई. जैसे हमने पुश की कुछ एग्जांपल्स देखे टू मेक इट मोर क्लियर, वैसे ही पुल में हमने जो डिस्कस किया था एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं. पुल एपीआईज के लिए पुल एपीआईज का मतलब ये होगा कि आप सीआरएम से वो डेटा रिट्राइव कर रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग दैट डेटा टू सम अदर थर्ड पार्टी. सो पुल एपीआईज डेटा सीआरएम से लेके बाहर कहीं पे हम कोई दूसरे एपीआईज में इंटीग्रेट दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो टिकट का जो स्टेटस था दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ पुल एपीआई. वैसे ही दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि मेरे पास समझो सैप के साथ में इंटीग्रेटेड है, तो सैप को अगर मुझे कुछ डेटा भेजना है, लेट्स से ऑर्डर क्लोजर का जो पूरा प्रोसेस है वो मेरा सैप में मैनेज होता है आफ्टर क्लोजर, जो पेमेंट डिटेल्स है वो, लेकिन क्लोजर तक का जो प्रोसेस है वो सीआरएम में मैनेज होता है. तो जैसे ही कोई भी अपॉर्चुनिटी क्लोज हो जाता है, आई वांट दैट इंफॉर्मेशन टू बी पुश्ड टू बी सेंड टू द सैप. सो इस केस में अगर कोई एक्शन पे हम सैप में कुछ ऐसा कनेक्टर बनाए या फिर वहां पे कोई हम लोग प्रोविजन प्रोवाइड करें कि वो पुल कर सके या फेच कर सके कि जितने भी क्लोज अपॉर्चुनिटीज है सीआरएम में वो यहाँ पे रिफ्रेश हो, तो वो केस में पुल एपीआई हो जाएगा जहां पे सैप सीआरएम से डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है और सीआरएम अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ द एपीआईज वर्क. एपीआई क्या, कनेक्टर क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज पुश एंड व्हाट इज पुल एपीआई. I will request my friend Abhi from our development team to showcase these capabilities in the CRM. Over to you, Abhishek. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Okay.
तो अब तक भूमि मैम ने हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया कि एपीआई क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए जब मतलब अगर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसके पहले। अब हम ये देखेंगे कि इन सारे जो मतलब एपीआईज जिसके बारे में भूमि हमने बात किया अभी, उसको अगर इंटीग्रेट करना हो तो किस हिसाब से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इंटीग्रेट करते टाइम पे और कैसे उनका वर्किंग रहता है। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको, ठीक है। तो मैंने कुछ प्री डिफाइंड पहले से मतलब फॉर्म्स जो है 2-3 एग्जांपल्स मैंने बना के रखा है जिसको मैं शोकेस करना चाहूँगा कि किस तरीके से काम करता है। फिर हम उसमें से एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसमें इंटीग्रेट करेंगे हम लोग ज़ेपियर से गूगल फॉर्म को और वो किस तरीके से होगा वो भी देखेंगे हम लोग। तो अभी एपीआई की बात करी भूमि मैम ने, तो एपीआई अगर आप कहीं कॉन्फ़िगर करते हो या कहीं से भी अगर डायरेक्ट हमें डेटा यस ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एपीआईज की बात कर रही थी भूमि मैम, वो उसका जो यूआरएल होता है या जहां हमें वो एपीआई की रिक्वेस्ट करनी है, जैसे हम सारे जो मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे, वो सारा डेटा एट द एंड हमारे सीआरएम में ही आना है। तो वो डेटा जो है वो सीआरएम में किस तरीके से आएगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है और वहाँ पे हमें सीआरएम कैसे हेल्प कर सकता है, वो पहले हम देख लेते हैं। तो ये हमारा एडमिन पैनल है। यहाँ पे आके हम संगम एपीआई सर्च करेंगे। तो ये यहाँ पे लिंक आ गया संगम एपीआई इंटीग्रेशंस। यहाँ पे ना हमें दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है जो मिलता है हमें यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एपीआई का यूआरएल मिल जाएगा कि हमें एपीआई जो हम जो डेटा हम भेज रहे हैं उसको कहाँ भेजना है। उसके साथ में ये टोकन की करके एक फील्ड है। ये जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो ये एम्प्टी रहेगा। यहाँ से ये बटन क्लिक करके आपने पहले टोकन की जनरेट करना है जो आप आगे यूज करोगे। इसका काम ये होता है कि जो आपका एपीआई का यूआरएल है वो भी अगर किसी को इनकेस मिल जाता है और उसके पास टोकन नहीं होता तो वो उस एपीआई का मिसयूज नहीं कर सकता। तो वो एक लेवल का ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन हमने दे रखा है यहाँ पे। उसके साथ में इसके साइड में दूसरा टैब है जो है संगम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे संगम सीआरएम के एपीआई के जो डॉक्यूमेंट्स है और कौन सी एपीआईज आप यूज कर सकते हो उसका सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि मैम बता रही थी पुश और पुल एपीआई के बारे में, तो हमारे पास पुश एपीआई कौन सी अवेलेबल है। तो आप मॉड्यूल लिस्ट की एक एपीआई है जो अवेलेबल है, फील्ड लिस्ट की एक एपीआई है वो अवेलेबल है, और दूसरा सेव डेटा जिसको हम देखने वाले हैं अच्छे से कि किस तरीके से हम बाकी बाहर के इंटीग्रेशन से डेटा अपने सीआरएम में लेके आ सकते हैं। उसके साथ में कुछ पुल एपीआई भी है जैसे आप लॉग इन कर सकते हो। ये इसलिए जरूरत होता है क्योंकि जैसे पुल एपीआई में हम क्या करते हैं कि अपने सीआरएम का जो डेटा है वो किसी थर्ड पार्टी को देते हैं, तो उस केस में लॉगिन रिक्वायर्ड होता है। तो आप वहां से ये लॉगिन करके फिर ये सारी चीजें मतलब जिस भी मॉड्यूल का लिस्ट आपको चाहिए वो इस एपीआई के थ्रू आप ले सकते हो। और अगर कहीं थर्ड पार्टी में आपको शेयर करना, जैसे कि गूगल का डेटा स्टूडियो हो गया, बीआई टूल्स हो गए, जहाँ पे आप डेटा सेंड करके कुछ और एक्शंस करना चाहोगे तो वो इसके थ्रू कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे दो और चीजें दिया है कि दो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले स्वैगर का है और दूसरा जो लिंक है इसमें वो है पोस्टमैन का। तो जिनको पोस्टमैन मतलब जो लोग पोस्टमैन प्रेफर करते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, और दूसरा जो पोस्टमैन मतलब जिनको ऐसा चाहिए कि जो एपीआईज यहाँ पे अवेलेबल है उसको मैं यहीं से ट्राई करके चेक कर सकूँ कि मुझे कौन सी फील्ड्स मिलती है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये आ गया स्वैगर का पेज जहाँ पे हम वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जितना भी एपीआई हमने यहाँ पे देखा था डॉक्यूमेंटेशन में वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मॉड्यूल लिस्ट हो गया, फील्ड लिस्ट हो गया, सेव डेटा, लॉगिन एंड गेट एंट्री लिस्ट, वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। और आप इन सारे एपीआईज को यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हो कि ये जो इनका वर्किंग है या जो कॉन्फ़िगरेशंस आपने कर रखा है वो वर्किंग है या नहीं।
उसके लिए आपको ये सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जाके आपको अपने जो CRM है उसका URL लेना होगा और ये यहाँ आप पेस्ट करोगे तो ये URL रेडी कर देगा कि डेटा कहाँ से लेके आना है। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको यहाँ पे अपना ऑथराइजेशन की या जो टोकन की है वो पास करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि ये ऑथेंटिकेट कर सके आपकी रिक्वेस्ट को। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इसको। अब ये ऑथराइज हो गया तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि जैसे यहाँ ट्राई इट आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि कौन सी मॉड्यूल्स ऐसी है जो अवेलेबल है मेरे पास वेबसाइट या बाकी जो API इंटीग्रेशंस होते हैं उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स है जो पहले से करके रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट, लीड और इवेंट मेंबर। अगर आपको इसमें कोई और मॉड्यूल ऐड करना है तो वो आप स्टूडियो से कर सकते हो। आप स्टूडियो में जाओगे तो यहाँ मॉड्यूल्स की लिस्ट होती है पूरी। इसमें एनेबल फीचर का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें अभी तो कॉन्टैक्ट, लीड और इवेंट मेंबर ये तीन मॉड्यूल्स अवेलेबल है और अगर मुझे इसमें कुछ दूसरा ऐड करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये वेबसाइट विजिबिलिटी को अगर मैं चेक करूँगा तो ये मॉड्यूल भी वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। और फिर मुझे अगर कुछ ऐसी एंट्रीज है जो मतलब अगर मुझे मेरा अकाउंट का मॉड्यूल भी किसी फॉर्म से या किसी थर्ड पार्टी API मतलब कहीं और से इसमें एंट्री करानी है तो मैं यहाँ से करा सकता हूँ। और दूसरा ये पोस्टमैन का हमने यहाँ पे कलेक्शन दे रखा है जो APIs हमने बनाया उसका। इसमें भी वो सारी डिटेल्स है कि आप किस तरीके से क्या क्या यूज कर सकते हो, जैसे क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स होती है, URL क्या होगा, फिर आपकी API की क्या होगी, वो सारा यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपको जिस मतलब रिक्वेस्ट किस हिसाब से करना है और डेटा आपको कैसे मिलने वाला है वो सब, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से दिया हुआ है, फील्ड वगैरह सब चीज़ के साथ में। तो आप अगर पोस्टमैन रेफर करना चाहते हो स्वैगर से ज़्यादा अगर आप पोस्टमैन यूज़ करते हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने अकाउंट एनेबल किया था स्टूडियो में जाके, तो यहाँ पे अकाउंट अवेलेबल है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो अकाउंट को भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ किसी और मॉड्यूल के साथ में। इसके बाद जो दूसरा API है जो हमने यहाँ पे अवेलेबल है, वो दूसरा API है फील्ड लिस्ट का। अब हमने मॉड्यूल्स पता कर लिया कि कौन सी मॉड्यूल्स है जिसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ वेबसाइट के साथ में। अब दूसरा सिनारियो ये होता है कि मॉड्यूल्स मेरे पास अवेलेबल है लेकिन मुझे फील्ड्स कौन से लेने हैं या कौन सी फील्ड्स का डेटा मुझे CRM में लेके आना है वो भी मुझे चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको भी ट्राई करेंगे कि किस हिसाब से होता है। यहाँ लीड है तो इसकी जगह मैं कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ। दूसरा एक मॉड्यूल चेक करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अंदर आपको फील्ड्स की सारी लिस्ट मिल जाती है। फील्ड का आपको लेबल मिल जाएगा, जो डिस्प्ले लेबल आप CRM में आपने बनाया है वो। और इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, जैसे अगर आपका कोई ड्रॉप डाउन का फील्ड है तो वो ड्रॉप डाउन में वैल्यूज आपकी क्या दिख रही है, कीज आपकी क्या दिख रही है, वो सारी चीज़ें भी मिल जाती है आपको यहाँ पे, ताकि अगर आप कहीं और इसको इंटीग्रेट करना चाहोगे तो उस केस में फिर आपको कुछ डेटा का प्रॉब्लम नहीं होगा कि जो आपके CRM में दिख रहा था वही सेम वहाँ पे भी दिखेगा और वही डेटा यहाँ पर जब API के थ्रू इंटीग्रेट होके आएगा तो वही दिखेगा यहाँ पे। इसके बाद इसमें तीसरा एक रिक्वेस्ट है जिसको हम आज देखने वाले कि इसका यूज कैसे करेंगे, वो है सेव डेटा का। इसके थ्रू आप CRM के मोस्ट ऑफ जितने भी मॉड्यूल्स है हमारे पास अवेलेबल, उसमें से जितने आप एनेबल करते हो फॉर वेबसाइट विजिबिलिटी, यहाँ से वो सारे मॉड्यूल्स में डेटा आप इंसर्ट करा सकते हो। मतलब अगर आप गूगल फॉर्म यूज कर रहे हो तो वहाँ से कर सकते हो, फेसबुक का कोई आपने लीड का फॉर्म बना रखा है तो वहाँ से कर सकते हो, आपके वेबसाइट पे कोई फॉर्म है तो वहाँ से कर सकते हो,
या आपने कोई इवेंट वगैरह क्रिएट कर रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप वहां से भी वो सारी चीजें कर सकते हो इसमें। ये हमारे APIs और फील्ड लिस्ट है, और यहाँ पे जो फील्ड्स हमें अवेलेबल होती है वो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है फील्ड या किसी फील्ड को रिमूव करना है, तो वो आप स्टूडियो के थ्रू कर सकते हो। इसमें स्टूडियो में एक ऑप्शन होता है API विजिबिलिटी करके। जब आप किसी भी मॉड्यूल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको फील्ड्स मिल जाएंगी, कौन सा आपने लेआउट पे सेट कर रखा है, और यहाँ पे वो फील्ड्स है जो लेआउट पे नहीं है। अगर इसमें से किसी को भी आपको चेंज करना है कि ये वेबसाइट विजिबिलिटी के लिए नहीं होना चाहिए या API विजिबिलिटी के लिए ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं है। जैसे यहाँ पे API विजिबिलिटी बंद कर रखा है मैंने, तो ये वाला जो फील्ड है वो मुझे वहां नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ गूगल के फॉर्म्स है जो मैंने बना रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप उसको यूज करके डेटा अगर आप वहाँ वो फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ डेटा आएगा। जो लाइव इंटीग्रेशन हमने कर रखा है इसका पेबली के साथ में, वो ये है। एक तो ये इवेंट रजिस्ट्रेशन का है और दूसरा कॉन्टैक्ट का है। मैं चैट में इसका लिंक भेज देता हूँ, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसका डेटा आएगा यहाँ पे। मैं कॉन्टैक्ट वाला शेयर करता हूँ, इसमें कुछ कम फील्ड्स है तो आपको फिल करने में भी इजी होगा। ओके, मैंने फॉर्म भेज दिया आपको। अब हम आते हैं Zapier की स्क्रीन पे जहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो जो फॉर्म मैंने आपको भेजा है वो ये है, गूगल फॉर्म टू कॉन्टैक्ट वाला। इसके थ्रू अगर आप जो भी फॉर्म फिल करके रिस्पॉन्स भेजोगे ना, वो ये जो मैंने CRM रेडी कर रखा है, इसके अंदर में वो कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में आपको उसकी एंट्री दिखेगी। जैसे अगर आप कर रहे हो तो उसमें ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो गया रहेगा अगर आप फॉर्म भर रहे हो। तब तक उसमें एक चीज़ और होता है Zapier के अंदर में, वो ये है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ सेट कर रखा है और फॉर्म्स आप फिल कर रहे हो या जो भी रिस्पॉन्सेस इसके थ्रू बनेंगे CRM में, उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे लॉग होती है। तो इनकेस अगर आपका कुछ फेल हो जाता है या नहीं चलता है तो वो सारी चीज़ें भी आ जाएगी। जैसे अभी कुछ 2 लोगों ने फॉर्म भरा है तो उनकी ये प्ले हो रहा है, मतलब कुछ टाइम में इसकी एंट्री हो जाएगी। विद इन अ मिनट्स ये एंट्री CRM में दिखने लगेंगी। ओके, जैसे भूमि मैम ने फॉर्म भरा है, फिर कमल सर ने भरा है, विशाल सर ने भरा है, और फिर उन्होंने भी एक फॉर्म भरा है। तो ये सारी एंट्रीज आना स्टार्ट हो गई। अब जैसे जैसे फॉर्म फिल करोगे उस हिसाब से एंट्री आनी स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है Zapier में, ताकि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली अपने CRM में आना स्टार्ट हो जाए। तो ये एक मैंने पहले से बना रखा है, इसको देखते हैं, फिर एक कॉन्फ़िगर करके भी हम देखेंगे कैसे काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने गूगल का फॉर्म लिया हुआ है, तो मैं इसको एडिट करता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो रहता है, हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम डेटा कहाँ से लेके आने वाले। उसके बाद 2 ऑप्शंस होते हैं गूगल फॉर्म के अंदर में कि आपको नए फॉर्म के रिस्पॉन्सेस स्टोर कराने हैं या नया अगर किसी ने एंट्री किया तो, या फिर अगर किसी ने अपडेट किया, वो दोनों रिस्पॉन्स की एंट्री आपको CRM में स्टोर करानी है। तो उस केस में फिर आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। फिर वहां से आप कंटिन्यू करोगे तो आपको साइन इन के लिए पूछेगा कि आप कौन से अकाउंट, आपका अकाउंट क्या है, ताकि वो फॉर्म फेच कर सके जिससे आप इंटीग्रेट करना चाहते हो। उसके बाद में ट्रिगर्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ना फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये ना लिस्ट ऑफ फॉर्म्स है जो आपने उस अकाउंट पे बना के रखा होगा, यहाँ दिखाएगा। आप कोई भी एक फॉर्म सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, तो इस फॉर्म के हिसाब से ना वो आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए फील्ड्स रेडी करेगा। फिर हम यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि Zapier खुद एक टेस्ट करेगा इस फॉर्म के रिस्पॉन्स के साथ में कि ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं। तो अगर आपका ये प्रॉपर हो जाता है, देन इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे, तो उसके बाद फिर हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे। तो यहाँ पे हमको करना ये है कि Zapier हमको कुछ हुक्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डेटा अपने CRM में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमको
वेबहुक्स बाय ज़ेपियर ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में क्योंकि हम लोग ये सारा डेटा अपने CRM में API के रिक्वेस्ट के थ्रू लेके आने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कस्टम रिक्वेस्ट सेलेक्ट करेंगे कि हम जो कस्टम रिक्वेस्ट बना रहे हैं वो सेट होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद जब हम यहाँ से सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती जैसे कि आपको मेथड पूछेगा कि मेथड क्या है। तो क्योंकि हम CRM में डेटा पोस्ट मेथड के थ्रू ही लेते हैं सेफ्टी एंड अदर फीचर की वजह से, तो आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ना आपको API का URL पूछते हैं कि आपको कौन से URL पे हिट करना है। ये गेट करने का तरीका जो है वो ये है कि जो पेज हमने एडमिन पैनल में देखा था जब हम API की जनरेट कर रहे थे, और दूसरा एक ऑप्शन था API का URL का कि हमको डेटा जो है वो कहाँ स्टोर कराना है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा API URL जो आपका एप्लीकेशन का URL है वो। और दूसरा ये होता है कि हमने API का URL तो ले लिया कि हाँ ये हमारा इतना जो है ये हमारे इंस्टेंस का मतलब जो संगम CRM हमारा है उसका URL है। उसके बाद ये दूसरा पोर्शन जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा, जो मैम ने बताया था ना कि API मतलब करेक्ट API चूज कैसे करना है, तो उसका ही एग्जांपल है कि हम यहाँ पे जाएंगे, हमको अभी डेटा स्टोर कराना है, तो हमको मॉड्यूल लिस्ट नहीं चाहिए, फील्ड लिस्ट नहीं चाहिए, हमको सेव कराना है। तो हम यहाँ से जाएंगे, सेव डेटा पे जाएंगे। ये यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर लिखना है तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम उसको एंट्री करेंगे कि हमारा सेव डेटा है। यहाँ कुछ नहीं करना है आपने, इसको एम्प्टी रख देना है। उसके बाद ये पूछेगा कि डेटा कैसा है, मतलब यहाँ ये जो प्रोसेस है ना, इसमें हम लोग मैप कर रहे होते हैं कि हमारे CRM के जो फील्ड लिस्ट हमको मिले वो, और फॉर्म पे जो मैंने बना रखा है कि मेरा फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, लास्ट नेम क्या होना चाहिए, ईमेल, फोन नंबर और कमेंट्स मैंने जो पास किए वो, मतलब फॉर्म के फील्ड्स और CRM के फील्ड को हम यहाँ पे मैप करेंगे। और यहाँ पे हम मॉड्यूल नेम पास करेंगे। ये इसलिए पास करना रहता है कि हम जो ये डेटा भेज रहे हैं ये कौन से मॉड्यूल का है। मैं ये जो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ये कॉन्टैक्ट क्रिएशन के लिए कर रहा हूँ, लीड क्रिएशन के लिए कर रहा हूँ, या टिकट क्रिएशन के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम मॉड्यूल नेम भेजेंगे, फिर यहाँ पे हम पूरी फील्ड्स को मैप करेंगे। देन उसके बाद ये पोर्शन है हेडर्स का। हेडर्स इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो API यूज़ करते हैं वो REST API है, और जो उसमें कम्युनिकेशन का मेथड होता है वो हम JSON यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है इस वजह से। तो कंटेंट टाइप हम JSON भेज रहे हैं और हम एक्सेप्ट भी एप्लीकेशन के JSON फॉर्मेट में ही करेंगे। तो ये दोनों। और तीसरा ये जो ऑप्शन है ये ऑथराइजेशन का है। यहाँ पे हम वेरियर टोकन भेजेंगे। ये वही टोकन है जो हमने यहाँ पे जनरेट किया था अपने CRM के लिए, ताकि वो ऑथराइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो फुलफिल हो सके, कोई और हमारे API का मिसयूज नहीं कर सके स्पैमिंग एंड और बाकी चीजों के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है टेस्ट का, कि अगर आप टेस्ट करोगे, अगर यहाँ पे आपको स्टेटस मिल जाता है 200, मतलब यहाँ पे मैसेज आता है कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब ये होता है कि आपका जो Zapier का इंटीग्रेशन है CRM के साथ में वो सक्सेसफुली हो गया है। और इसके बाद जो है ना आप इसको यूज कर सकते हो कि किस तरीके से लाइक जहाँ से भी आपने फॉर्म बनाया हो या आपका कोई वेबसाइट हो, वो सारी चीजें आप सेट करने के लिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स ऐसे थे, जैसे फेसबुक से भी हम लोग कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक पे हम लोग लीड का फॉर्म क्रिएट करते हैं और वहां से भी Zapier इंटीग्रेट करके, Zapier के थ्रू इंटीग्रेशन करके हम अपने CRM के अंदर डेटा लेके आ सकते हैं और फिर फर्दर जो भी उसके ऊपर एक्शन लेना है वो कर सकते हैं। वैसा एक मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है कि फेसबुक के फॉर्म से कैसे लेके आना है। इसमें मोस्ट ऑफ स्टेप्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट आपको जैसे गूगल फॉर्म हमने वहाँ सेलेक्ट किया था, यहाँ पे फेसबुक सेलेक्ट करना है। फेसबुक सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, फिर ये किस पे आएगा, तो यहाँ एक ऑप्शन है, हम न्यू लीड के ऊपर में ही इसको लेकर आएंगे। फिर जब हम कंटिन्यू करेंगे तो ये लॉगिन के लिए पूछेगा आपसे, आप लॉगिन करोगे और उसके बाद फिर यहाँ पे ना आपसे पेज पूछेगा कि आपको कौन से जो आपके पेजेस होंगे उस पेज को लेना चाहिए, मतलब आपने वो जो ऐड बनाया है लीड फॉर्म वो कौन से पेज के ऊपर में पोस्ट है।
फिर ये एक ऑप्शन है फेसबुक लीड जनरेशन फॉर्म, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई और मतलब जितने फॉर्म्स आपके उस पेज के ऊपर में अवेलेबल होंगे उनका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये इसलिए होता है क्योंकि इस फॉर्म के ऊपर में जितने भी फील्ड्स अवेलेबल होंगे उनको आप फिर अपने CRM के फील्ड के साथ में मैप कर सकते हो और डेटा जो है वो CRM में आना स्टार्ट हो जाएगा सक्सेसफुली इंटीग्रेशन के बाद। फिर आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट एक अटेम्प्ट, ये टेस्ट जो है ये Zapier खुद करता है कि एक्चुअली वो फॉर्म वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, या बाकी और भी चीजें फील्ड्स डेटा आ रही है कि नहीं, वो सारी चीजें करने के लिए। उसके बाद ये दूसरा स्टेप है। यहाँ पर भी क्योंकि हम API के थ्रू ही सारी चीजें कर रहे हैं तो हम यहाँ पे Webhooks बाय Zapier सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर भी कस्टम रिक्वेस्ट बनाएंगे जैसा हमने पहले बनाया था, और पोस्ट मेथड, फिर हमारा API का URL, जो API हम यूज कर रहे हैं वो। और यहाँ पे कुछ चीजें मैंने यहाँ पे स्टैटिक रखा है इसलिए क्योंकि वो फॉर्म जो मैंने बनाया उसको पब्लिश नहीं किया, मैंने ऐड नहीं किया, और ये टेस्टिंग करके डिस्प्ले करना था, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे जो स्टैटिक मेथड डेटाज है वो रखे। बाकी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको फोन नंबर कौन सा लेना था, ईमेल कौन सा लेना था, नेम के फील्ड में कौन सी वैल्यू मैप होनी चाहिए, वो सारा आप यहाँ से कर सकते हो। और फिर टेस्टिंग का सेम स्टेप कि आप टेस्ट करोगे, अगर इसमें इंसर्ट हो जाता है सक्सेसफुली तो दिखा देगा कि प्रॉपर वर्किंग है, नहीं तो फिर वो एरर का मैसेज देगा आपको। उसके बाद Zapier हमको कुछ चीजें और प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने जब ये बनाया था, टेस्ट किया था, उस टाइम पे कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे एरर हुई थी, फेल हुआ था, और बाकी फिर वो सक्सेसफुली रन होने लगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है जो फेल हो गया, नहीं चल रहा है, और आपको वो चेक करना है तो आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो कि आपके रिक्वेस्ट किस हिसाब से बने हैं, कहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हुई, वो सारी चीजें। और क्योंकि फेसबुक का जो एड है वो लाइव नहीं हुआ था, इसलिए वो कुछ डेटा इस फॉर्मेट में भेज रहे थे सेव करने के लिए, और ये फॉर्मेट CRM एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए ये चीजें फेल हो रही थी। तो वो आप देख सकते हो, या फिर अगर आप सब कुछ करेक्ट कर देते हो प्रॉपर, मतलब लाइक कुछ ऐसा एरर होता है जो आप फिक्स कर सकते हो, वो करने के बाद अगर आप ये रिप्ले करोगे Zapron तो वो फिर से एक बार अटेम्प्ट करेगा सेट करने का, और अगर सब कुछ प्रॉपर हुआ तो वो CRM में एंट्री हो जाएगी उसकी। ये फेसबुक का अगर आपको देखना है तो मैं एक अटेम्प्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। इसका मैंने जो है एंट्री लीड मॉड्यूल के साथ में करके रखा है, अगर आप देखना चाहोगे तो। एक्शन में ना मैंने मॉड्यूल नेम लीड सिलेक्ट करके रखा है और ईमेल सपोर्ट NJ World वाला है। तो अगर मैं यहाँ से उसको टेस्ट करता हूँ तो वो सपोर्ट NJ World वाले पे जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने जो लीड जनरेशन के फॉर्म्स बना रखे हैं उसको चेक कर सकते हो। और इसमें एक लिमिटेशन है कि ये एक ही लीड एट अ टाइम आपको टेस्ट करने देगा, इसलिए जो प्रीवियस है वो डिलीट करना पड़ेगा मुझे, देन मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ये मेरा लीड का लिस्ट है और यहाँ पे फिलहाल मेरे नाम से कोई भी एंट्री नहीं है, तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती है। ये क्रिएट लीड किया मैंने, इस ऐप हिस्ट्री पे मैं जाता हूँ और यहाँ चेक करते हैं प्लेइंग। तो ये यहाँ पे अभी प्ले हो रहा है, मतलब उसकी एंट्री हुई नहीं है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लाइक हुआ है या वर्क, मतलब इन प्रोसेस है या हो गया है ऐसा। तो इसकी एंट्री कुछ टाइम में CRM में आ जाएगी, विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स। तो ये जो एंट्री मैंने वहाँ पे बनाया था डमी के लिए, वो यहाँ पे रेडी है, फोन नंबर एंड support@NJ World वाला ईमेल के साथ। और ये मेरी वेबसाइट के थ्रू है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहाँ सेट हो गया ये चीज़। तो इस तरीके से हम कंफर्मेशन लाइक अगर कुछ फिल करना है तो वो कर सकते हैं Zapier के थ्रू इंटीग्रेट करके। इसके बाद में कुछ चीज़ें और है जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं Zapier के साथ में। वो ये है कि पहले तो कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं हमारे एलिमेंटर वाले जो हम कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्म है जिसको मैंने सेट करके रखा था, और दूसरा एक फॉर्म है इस जो मैंने वर्डप्रेस के अंदर जो मोस्ट कॉमन यूज होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, उसको इंटीग्रेट करके रखा था। ये बेसिक सा एग्जांपल है जिसको मैंने मेरे लोकल मशीन में ही सेटअप किया हुआ है। और
इसको इंटीग्रेट करने का प्रोसेस जो है वो 2 तरीके से, या तो आप कोड लिख के कर सकते हो, या फिर दूसरा एक मेथड ये होता है कि आप वर्डप्रेस में जब जाओगे तो इसका एक प्लगइन अवेलेबल होता है जिसमें आप सेट कर सकते हो। मैं बताता हूँ किस तरीके से काम करेगा। ये वो प्लगइन है CF72 वेबबुक। इसका इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है हम वो देखते हैं तो फिर आपको क्लियर होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। और ये सारा कॉन्फ़िगरेशंस किस तरीके से करना है इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी हमने रेडी करके रखा है। तो अगर आप ये रेफर करना चाहोगे इंटीग्रेशन के टाइम पे तो आप ये कर सकते हो। और ये वाला जो डॉक्यूमेंटेशन है ये खास करके वेबसाइट की जो हम फॉर्म्स इंटीग्रेट करते हैं उसके लिए ये, तो आप यहाँ पे वो चीज़ सेट कर सकते हो कि लाइक इसको देख के भी आप स्टेप्स रेफर कर सकते हो कि आपका वेबसाइट का जो फॉर्म है उसको CRM में किस तरीके से लिंक करना है Zapier के थ्रू। तो हम यहाँ फर्स्ट स्टेप का है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि वेबबुक बाय Zapier। फिर ये हमें इवेंट देगा तो हमें यहाँ पे हुक करना है कि अच्छा हुक करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ कुछ नहीं करना, हमें कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमको ना एक ये URL प्रोवाइड कर देगा कि ये जो URL है ये हमको हमारे फॉर्म के सबमिशन पे रख देना है। तो उसका जो डेटा है ना वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉपी करना है। और जो वेबसाइट का हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले थे, जैसे कि फॉर्म है मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म, इधर जाता हूँ, यहाँ मैंने एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म बना के रखा है। तो जैसे ही आप ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 72 वेबहुक वाला प्लगइन इंस्टॉल करते हो ना, तो उसके बाद आपको एक टैब दिखना शुरू हो जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिस्ट पे वेबहुक्स का। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन में चेक कर देना है कि सेंड टू वेबहुक, और यहाँ पे आपको बस वो URL पेस्ट करना है जो आपने यहाँ से लिया है। मैं ये अपडेट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया कि हाँ अब यहाँ पे जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि जब हम ये करते हैं तो उस केस में हमें ना एक एंट्री पहले सबमिट करनी होती है जिसको चेक करेगा टेस्ट करके कि ये प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। अगर ये होगा तो फिर हम आगे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो इसलिए भी होता है कि यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर हो जाती है कि ये वेबबुक प्रॉपर वर्किंग है, जहाँ पे URL सबमिट किया वहाँ से सब सारी चीज़ें आ रही है। दूसरा, आपके फॉर्म के जो फील्ड्स है ना जो आपने फॉर्म पे रखा है उनका लिस्ट यहाँ मिल जाता है, तो फिर आपको मैपिंग में इजी पड़ता है। ये वो प्लगइन है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लोगे तो आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पे वेबबुक्स का, और वहां से आप इसको कर सकते हो, जो बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये जो फॉर्म है मेरा वर्डप्रेस का, जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी यहाँ पे URL सेट किया है कि ये वेबहुक का URL है जो हमने यहाँ पे अभी बना रहे Zapier के थ्रू। यहाँ पे ये वो URL है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी ये जो फॉर्म है इसको मैं फिल करूंगा। और ये फॉर्म जो है अभी सबमिट हो गया। इसके बाद हम ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि जो फॉर्म हमने वहां से सबमिट किया है वो यहाँ पे प्रॉपरली लाइक उसका रिस्पांस प्रॉपर आया है कि नहीं आया है, और ये हम कर सकते हैं वहां पे। बताता हूँ इस तरीके से वो होगा। तो हमको ये टेस्ट ट्रिगर करना है तो ये हमें बता देगा कि हाँ देखो, अभी जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म में नाम विकास यूज किया था, support@enchable.com का ईमेल आईडी यूज किया था, फोन नंबर, एंड देन ये डेमो, और मैसेज में API डेमो दिया था। तो हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल गया, ऐसा Zapier ने दिखा दिया कि वी फाउंड अ रिक्वेस्ट, और आपका जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर ये सारी चीजें थी। और ये वो फील्ड्स की नेम
नेम है जो आपके फॉर्म पे अवेलेबल है, ये उसमें वैल्यूज आ रही है, और फिर इसको किस तरीके से आगे इंटीग्रेट करेंगे वो स्टेप हम आगे देखते हैं। यहाँ पे भी हमको वेबहुक की लेना है, क्योंकि हम Zapier का वेबहुक यूज करने वाले हैं अपने CRM में डेटा पोस्ट करने के लिए। इवेंट हमें कस्टम रिक्वेस्ट रखना है, जैसा हमने प्रीवियस 2 कॉन्फ़िगरेशंस में देखा है। मेथड में हम पोस्ट लेंगे, और URL जो है ये हमें पहले तो हमारे CRM में मिल जाएगा, जो हमारा ऐप का URL है, हमारे संगम CRM का जो URL है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, तो वो हम यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद हम API यूज कर रहे हैं सेव डेटा, तो उसमें लास्ट में ये पैरामीटर ऐड करना होता है कि हम सेव डेटा यूज करें, ताकि सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो API है ये कौन सी है। तो हम यहाँ पे सेव डेटा देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे डेटा सेट करना है कि किस तरीके से जाएगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे हेडर सेट करना है। तो हम पहले डेटा सेट कर लेते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको मिल जाएगा इजीली कि किस तरीके से हम डेटा सेट करते हैं। जैसे आप इसमें नीचे आओगे तो सेव डेटा, ये वो डेटा का एक फॉर्मेट है। जो चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इनकेस अगर आपके फील्ड्स सेम है, या अगर आपको फॉर्मेट ये यूज करना है तो। फिर हम यहाँ पेस्ट करेंगे इसे। तो यहाँ पे मॉड्यूल नेम लीड, फर्स्ट नेम इसमें मैं अमित कर देता हूँ, और सपोर्ट यूज करते हैं। और इसके बाद हमने डेटा सेट कर दिया है। अब हमें हेडर सेट करना है कि हमारे हेडर्स में क्या क्या सेट होना चाहिए। हेडर्स इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम जहाँ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो सिस्टम समझ सके कि किस फॉर्मेट में डेटा आया है और हमें रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में देना है, और ऑथराइजेशन के लिए हम लोगों ने क्या चीज़ें यूज़ किया हुआ। ये तीनों पर्पस के लिए हम हेडर्स यूज़ करते हैं। हम 3 वैल्यूज बेसिकली भेजते हैं हेडर्स के अंदर में। जैसे कि ऑथराइजेशन हो गया, फिर कंटेंट टाइप, और एक्सेप्ट हम क्या करते हैं वो। तो हम कंटेंट टाइप पहले लेंगे, और ये हम यूज करते हैं एप्लीकेशन जेसन, क्योंकि हम जो जिस फॉर्मेट में डेटा वहाँ पे भेज रहे हैं वो जेसन का फॉर्मेट सेम। हम इसके बाद 2 और ये ऐड करेंगे यहाँ पे, जैसे कि उसका फॉर्मेट भी जेसन है। सो मैं इससे पहले ले लेता हूँ। फिर दूसरा है कि हम एक्सेप्ट कौन सा फॉर्मेट में डेटा करेंगे, तो हम एप्लीकेशन जेसन में ही एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा जो हमारा पैरामीटर है वो है हमारा ऑथराइजेशन का, कि हम लोग ऑथराइजेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं। तो हम ऑथराइजेशन के लिए टोकन यूज कर रहे हैं, पेयर टोकन यूज कर रहे हैं, तो हम वो लेके जाएंगे एंड देन यहाँ पे सेट करेंगे। बेरर के बाद हमने एक स्पेस देना है, और उसके बाद फिर हम हमारे CRM में जो हमने टोकन की जनरेट किया है उसको कॉपी करेंगे। या हम बटन दिया हुआ है इसके लिए, और हेलो, ओके, ठीक है। तो जब हम वो सारी चीजें प्रॉपर, ओके, तो जब हम डेटा क्या भेजना है वो कॉन्फ़िगर कर देंगे। हेडर्स में हमें क्या क्या भेजना है ताकि सिस्टम जहां हम भेज रहे हो सिस्टम प्रॉपर्ली उसे रीड कर सके, और हमें जिस फॉर्मेट में डेटा हमने रिक्वेस्ट किया उसमें भेज सके। उसके लिए हम ये सारा कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो यहाँ पे एक प्रीव्यू सा मिलेगा कि ये आपका डेटा है, ये आपके हेडर्स है, और हेडर्स के अंदर आपने क्या क्या पास किया हुआ वो ये है, और दूसरा आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेस्ट एक्शन करेंगे कि ये हो रहा है या नहीं। यहाँ पे हमें दिखा देगा कि अगर टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो वो दिखा देगा, और नहीं हुआ तो फिर वो दिखाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है वो 200 है मतलब, और यहाँ पे मैसेज आया कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली।
तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था यहाँ तक का वो क्लियर हो गया है, और इवन ये जो डेटा हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए यूज किया है, इसकी एंट्री भी हमारे लीड मॉड्यूल्स में दिखेगी। जिसे मैंने वहाँ पे अमित पटेल नाम यूज किया था, सो वो नाम यहाँ पे है, ये नंबर और support@gmail.com वाला ईमेल एड्रेस, ये मैंने एज अ डेटा यूज किया था वहाँ से टेस्ट के लिए, तो वो यहाँ पे आ गया। मतलब ये यहाँ से हमें क्लियर आइडिया मिल जाता है कि हमने अब तक जो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है ये प्रॉपरली है। बट इसमें ये होता है कि हमने जो कॉन्फ़िगर किया है अभी वो स्टैटिक वैल्यूज है, यहाँ पे हम जो फॉर्म से भेज रहे हैं वो यहाँ नहीं आएगा। उसको सेट करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ नीचे हमें ना वो फॉर्म्स के सारे वेरिएबल्स मिल जाते हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स आपको फॉर्म से यहाँ सबमिट हो रहे हैं, तो वो सेट करना होता है। उसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जिस तरीके से हमने की जो है वो डबल कोट्स के अंदर में रखा है, उस तरीके से हमें वैल्यू भी डबल कोट्स में ही रखना है। और जैसे मैं फर्स्ट नेम सेलेक्ट करूंगा तो मैं नेम ले लेता हूँ, फिर लास्ट नेम इसमें नहीं आएगा, सो मैं निकाल देता हूँ इसको, क्योंकि लास्ट नेम हमने फॉर्म में नहीं रखा हुआ है तो वो यूज़ नहीं होगा। फिर दूसरा है ईमेल वाला, तो ये ईमेल के लिए हम लोगों ने ईमेल का एक अलग से फॉर्म में फील्ड रखा हुआ है, योर ईमेल, तो हम इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेम हम फ़ोन के लिए भी करेंगे कि जो फ़ोन नंबर है वो फॉर्म से ही आए, तो वो यहाँ पे आए। बस आपको ध्यान ये रखना है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप फॉर्म के फील्ड सिलेक्ट करोगे तो वो डबल कोट्स के अंदर होने चाहिए और उसमें कॉमा होना चाहिए लास्ट में, जो कि जेसन का फॉर्मेट है। और दूसरा ये है कि जो लास्ट वाला पैरामीटर होगा आपका, उसके एंड में आपने कॉमा नहीं ऐड करना, वरना वो सेव नहीं होगा प्रॉपर। फिर हमने ये सेट किया यहाँ पे, उसके बाद में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और ये जैप को जो है हम पब्लिश कर देंगे, पब्लिश एंड टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करेंगे मतलब ये लाइव हो जाएगा, फिर हम कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन होता है, यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हो। तो ये जो जैप है ये अभी लाइव है। अगर मुझे ये चेक करना है कि इस जैप के थ्रू जितनी एंट्रीज मेरे सीआरएम में आई है वो कौन सी है या कोई फेल हुआ है, तो वहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हिस्ट्री का। अगर आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो सब चीज़। अभी हमने फॉर्म जो है वो इंटीग्रेट कर लिया है, जो वेबहुक्स हमें पास करना था, यहाँ पे जो हमने यूआरएल पास किया इसके साथ में, इसकी टेस्टिंग भी हो गई कि ये प्रॉपर चल रहा है। अब हम एक एंट्री करेंगे यहाँ पे और फिर चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है या नहीं। और इसकी जो एंट्री है वो हमारे लीड के मॉड्यूल्स में जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसे सबमिट करते हैं। तो ये जो जैप है हमारा इधर दिखा देगा वो कि जैप रन में कुछ चीज़ें देखो, जैसे यहाँ पे एपीआई डेमो करके मैंने इस जैप का नाम दिया था और वहाँ से अभी मैंने एक फॉर्म सबमिट किया, तो ये दिखा रहा है कि प्लेइंग में है। मुझे रिफ्रेश करके चेक करना है कि ये हो गया है कि नहीं, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, स्टिल रनिंग है। ये कुछ टाइम लेता है विद इन लाइक 1 to 2 मिनट्स, और फिर उसके बाद डेटा आपके सीआरएम में पोस्ट हो जाता है यहाँ से। ओके, और ये जो है ये हम फ्री प्लान यूज करें। जैसे मैंने अभी वहाँ पे विकास के नाम से एंट्री क्रिएट फॉर्म सबमिट किया था विद दिस नंबर एंड ईमेल एड्रेस, तो वो अभी यहाँ पे क्रिएट होके रेडी हो गया। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके साथ में हम कुछ चीजें और कर सकते हैं ज़ेपियर इंटीग्रेशन और लाइक एपीआई इंटीग्रेशंस के साथ में। ज़ेपियर का तो हमने देख लिया पूरा, सेम पेबली का भी यही कंसेप्ट है कि आपको फॉर्म सबमिशन के लिए
वो सारी चीजें रहेंगी। जैसे हमने पैबली में भी कुछ एपीआई लाइक कॉन्फ़िगरेशंस है जो बना के रखा है, जो हम यूज करते हैं। जैसे ये फेसबुक टू लीड है, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही सेम स्टेप्स है जो हम वहाँ यूज करते हैं। जैसे आपको सेलेक्ट करना होगा कि ऐप कौन सा चूज करना है आपको, फिर उसके बाद में बाकी के स्टेप्स है कि एपीआई की क्या रहेगी आपकी, वो सारी चीजें, और फिर वो कनेक्ट हो जाएगा न्यू लीड इंस्टेंस। जैसे वहाँ पर ऑप्शन था सेम, पेज कौन सा रहेगा, तो ये पेज है, फिर फॉर्म कौन सा है, तो ये चीजें हैं। ये सब करने के बाद फिर आपको एपीआई यहाँ पे भी सिलेक्ट करना होगा, कस्टम रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी मेथड आपका पोस्ट ही रहना है। फिर ये वही यूआरएल जो हमने वहाँ पे पिक किया था, सेव डेटा वाला एपीआई हम कॉल करा रहे, पेलोड का टाइप जेसन होगा। फिर हम बैरियर टोकन यूज करते हैं जो हमने यहाँ पे देखा था अपने सीआरएम में। यहाँ पे ये टोकन की, यही सेम टोकन की हमने यहाँ यूज करना है। उसके बाद में एपीआई हेडर्स में हमें क्या क्या पास करना है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट, और कंटेंट टाइप जो हम भेज रहे हैं वो भी हमारा जेसन फॉर्मेट है, तो हम ये रखेंगे। फिर यहाँ पे हमने वो लिस्ट देना है कि हमारा मॉड्यूल नेम कौन सा है, तो लीड, फिर फील्ड नेम कौन सा है, और हम यहाँ पे यूज कौन सा फील्ड कर रहे हैं वहां से सेट करने के लिए। जिस तरीके से हमने पैबली में सारा प्रोसेस देखा था, सेम यहाँ पर भी उसी टाइप से होता है। और अभी ये जो एंट्री सक्सेस हो गया, हमने देख लिया कि वहां पर वो आ गया है। इसके बाद कुछ चीजें और है जो हम हमारे एपीआई से कर सकते हैं। बहुत केस में ऐसा होता है कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं और वहां पे हमसे कोई बॉट बात कर रहा होता है कि आपका नाम क्या है, आप किस लाइक अगर मैं लीड की बात करूं तो आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो, या अगर मैं टिकट की बात करूं तो आपका कौन सा लाइक प्रोडक्ट आपने परचेज किया जो वर्किंग नहीं है, कुछ इमेज वगैरह अटैच करना चाहते हो, जो भी बेसिक डिटेल्स होती है आपसे वो ले लेता है। इवन फोटोज वगैरह भी आप अटैच करते हो उसमें, और वो सारा चीज लेने के बाद वो आपके सीआरएम में आके एक टिकट क्रिएट कर देता है, और टिकट या लीड जो भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है वो क्रिएट कर देगा, और जो भी है वो फर्दर एक्शंस उसके ऊपर में आपने जो लेना वो लेते हो। ये सारी चीजें भी पॉसिबल है गल्ला बॉक्स के थ्रू हमारे सीआरएम में। यहाँ पे भी आप वो वेबहुक्स बना सकते हो जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप के चैटबॉट के थ्रू अपने सीआरएम में लीड या टिकट की एंट्रीज जो क्रिएट करना चाहते हो तो वो पॉसिबल आप कर सकते हो। मैं आपको फ्लो दिखा देता हूँ किस तरीके से हम करते हैं इसको। ये पहले आप क्वेश्चंस के बारे में पूछोगे, ये आपको बताएगा क्वेश्चंस लाइक कि क्या पूछना है, एंड देन उसके बाद जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे वो सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि आपको एक्शंस ऐड करने हैं, यूटिलिटीज, क्वेश्चन ऐड करना है, वो सब इसको लाइक जिस तरीके से हमने कर रखा है वो ये है कि यहाँ पे आप पूछोगे, इस वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर आप उसको इसमें यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ और यहाँ पे मुझसे पूछा कि प्लीज लेट अस नो योर फुल नेम, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लाइक अभिषेक झा लिखूंगा, फिर वो यही वैल्यू यूज कर लेगा यहाँ पे मुझसे पूछने के लिए कि प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी जो भी है, फिर यहाँ पे वो ईमेल पूछेगा, फिर वो दोनों लेके वो एपीआई के थ्रू भेज सकता है। जैसे अभी अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे वो सारा कॉन्फ़िगरेशन है जो हम सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से एपीआई जाने वाला है। जो हमने एपीआई वहाँ पे देखा था उससे पहले एक स्टेप है इस पे कि हाँ, यहाँ पे कुछ कंपनी जैसी जिनका लिस्ट है, जैसे कि हबस्पॉट हो गया, ज़ोहो हो गया, लीड स्क्वायर हो गया, और जो CRM.com, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे संगम के साथ में भी इंटीग्रेशन हो रहे हैं, और विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स संगम भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर उससे पहले आपको सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी है तो यहाँ पर भी आप एपीआई कॉल के थ्रू कर सकते हो, जैसा हमने बाकी सारे लाइक जेपीआर इंटीग्रेशन में देखा, पैबली इंटीग्रेशन में देखा, वैसे सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मेथड सेलेक्ट कर सकते हो। यूआरएल में अगर आपको चाहिए तो जो हमने यूआरएल यहाँ पे लिया हुआ है वो सेम यहाँ पे वो सेम ही यूज करना है आपको, एंड देन उसके बाद में एपीआई हमने सेव डेटा का हिट कराना है वो कर सकते हो। हेडर ऐड करना है आपको तो वो हेडर ऐड कर सकते हो, जैसे हमने 3 चीजें ऐड किया हुआ था। एप्लीकेशन लाइक हम लोग कंटेंट कौन सा यूज कर रहे हैं वो, एक्सेप्ट किस में करेंगे वो, कंटेंट टाइप, एक्सेप्ट कौन सा फॉर्मेट करेंगे, और ऑथराइजेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं वो।
तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और जिस तरीके से हमने वहाँ पे बॉडी में सेट किया था कि मेथड के अंदर जो नेम है, जैसे वहाँ पे हमने यूज किया था कि हमको लाइक मैपिंग जो हमने वहाँ पे किया हुआ था वो सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और उसके बाद ये मैसेज जाएगा लास्ट में, और इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। ये भी पॉसिबल है, आप वो एपीआई के थ्रू ये भी यूज लाइक ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं सबने यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर आपको इंटीग्रेशंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। या अभिषेक जी, एक क्वेश्चन है मेरा जी। अपने इसमें ऐसा इंटीग्रेशन है कि जैसे कि कोई भी अगर मेल आता है तो मेल से हम डायरेक्टली इसमें ले लेते हैं, अपने सीआरएम में डाटा डाल देते हैं। अगर कोई मेल जैसे पर्टिकुलर कोई क्वेरी का मेल आ रहा है या सपोर्ट टिकट जैसे रेज होती है तो उसका कोई मेल आता है हमारे पास और वो मेल को हम इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं। सर वो फीचर अवेलेबल तो है, बट वो एपीआई के थ्रू नहीं करते हम, उसका एक अलग से फीचर है हमारे पास इनबाउंड ईमेल करके, वहां से हम इसको इनबाउंड ईमेल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो वो इनबाउंड ईमेल जो है, ये जितने भी फॉर्म होते हैं, इन फॉर्मों में एक ऑप्शन होता है कि वो मेल कर देता है एक पर्टिकुलर मेल आईडी पे। तो वो जैसे ही फॉर्म फिल होता है उसकी मेल हमारे को जो नॉर्मली अपने जीमेल अकाउंट में मिल जाती है, तो हम उस जीमेल अकाउंट में जो मेल आती है उसको पर्टिकुलर को सीधा इधर से सीआरएम में इंटीग्रेट कर दे तो उसमें हम ये ज़ेपियर से बच जाएंगे। आप जो कह रहे हो, हाँ, लाइक ज़ेपियर से बच जाओगे, ठीक है सर, आप समझ गया मैं आपका क्वेरी। ऐसा कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है, बट अगर आप क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे आप, फॉर्म आएगा नहीं आएगा उस हिसाब से। तो अगर आप ज़ेपियर रेफर करते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिल जाएगी कि इनकेस अगर आपको कोई मेल नहीं आया, कुछ फेल हो गया, तो वो सारा भी वहाँ पे अवेलेबल है। और जो इंटीग्रेशन है आप दोनों साइड से कर सकते हो, पॉसिबिलिटी तो है सर, कर सकते हो सर। और कुछ क्वेरी है सर आपके साइड से? थैंक यू। यस सर, हेलो अजय सर, अभिषेक सर। हेलो। यस सर, मेरा डाउट ये था कि हम कोडिंग एपीआई इंटीग्रेशन के लिए कोडिंग कंपलसरी है कि या फिर हम नो कोड लो कोड इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप? सर एपीआई इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो, जैसे अच्छा, आपको एपीआई इंटीग्रेशन करना कहाँ पे? एक दो सॉफ्टवेयर है हमारे कंपनी के, एक बेसकैम्प है और एक दूसरा है एलएमएस, इन दोनों के साथ। नहीं, उस केस में सर आपको कोड करना पड़ेगा कुछ हद तक, जहाँ तक लाइक अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू वो चीज पुश करा रहे हो, जो कि ये जो हमने आपको एपीआई के जो इंटीग्रेशन के प्लेटफॉर्म बताए, ज़ेपियर, पेबली, इन सब पे अवेलेबल नहीं है। Okay. तो उस केस में फिर आपको कोडिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। हाय अभिषेक। हाय। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन क्या था, जैसे कि आपने बताया कि फॉर्म है, वो अपने वेबसाइट के ऊपर फॉर्म है और वो फिलअप करके सीधा अपने सीआरएम के अंदर एक टिकट या तो फिर लीड जनरेट हो सकती है। तो वो लीड जो जनरेट हुई है तो उसको कौन से फॉलोअर को या कौन से सेल्स पर्सन को मैं असाइन करना है, क्या वो भी एपीआई संबंध मैनेज कर सकते हो वो चीज? सर ये चीजें पॉसिबल है। स्क्रीन विजिबल है सर आपको मेरा? हाँ विजिबल, आप दिख रहे हो। हाँ, ये इसके अंदर में ना ये सेट रूल होता है
नहीं, स्क्रीन विजिबल नहीं, स्क्रीन विजिबल। ओके ओके ओके, एक सेकंड देना मुझे। उसमें ना सर एक ऑप्शन होता है, अगर आप अपने एपीआई इंटीग्रेशन वाले उस पे जाओगे पैनल पे, तो यहाँ पे ना सेट रूल है कि यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि किस हिसाब से किसको क्या क्या चीजें असाइन होनी चाहिए, वो मिल जाएगा आपको उस हिसाब से। ओके ओके, समझ गया। तो आप वहां से ना वो सारी चीजें फिर सेट कर सकते हो कि कहाँ पे क्या सेट होना चाहिए, किसको असाइन होना चाहिए, दो वो भेज सकते, वो कर सकते हो सर आप। एक एग्जांपल के तौर पे कि दिन में मेरे पास 50 लीड आई और मेरे पास 5 फॉलोअर्स है, तो 5 को वो असाइन होनी चाहिए इक्वली, तो ऐसा कुछ रूल बना सकते हो? हाँ सर, वो सारा अवेलेबल है, आप वो कर सकते हो। थैंक यू। वेलकम। और किसी के साइड से कुछ क्वेरी? अभिषेक, जो सेशन टोकन आपने बनाया था वो कितनी देर के लिए वैलिड रहता है? वो जब तक आप उसको फिर से जनरेट नहीं करोगे वो वैलिड रहेगा। And what could be the scenario where you need to regenerate it? अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो टोकन है वो कहीं और यूज हो रहा है या, तो फिर उस केस में आप उसको कर सकते हो। नहीं तो ये सारी चीजें वन टाइम प्रोसेस है, आप एक बार सेट करो एंड देन उसके बाद फिर वो प्रॉपर चलेंगे। क्योंकि कैसा होता है, अगर आप एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हो और टोकन वगैरह आपने बना के रखा है और वो अगर बार बार रिफ्रेश होते रहेंगे, तो आपको सारे जितने भी आपने प्लेटफॉर्म्स पे इंटीग्रेट करके रखा है उन सब आप वहाँ पे जाके आपको फिर से वो चेंज करना पड़ेगा। इसलिए वो जो टोकन हम जनरेट करते हैं वो वन टाइम ही रहता है अनटिल अनलेस कि आप खुद से उसको जनरेट नहीं करो। ओके, तो ये जो फुल एपीआईज आपकी हैं, तो इनको कैन बी आल्सो इंटीग्रेटेड वाया आवर ओन कोड, मतलब जैसे अपार्ट फ्रॉम Zapier या किसी और से, तो बेसिकली यू हैव एक्सपोज्ड योरसेल्फ विद सर्टेन एपीआईज, हम लोग उनको फर्दर यूज कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली भी। फॉर एग्जांपल यू नो गो टू गूगल शीट्स, वहां से एक स्मॉल कोड लिखा, वहां से ये पुल करके इंफॉर्मेशन डाली, राइट? सो वी कैन yes you can use these APIs in Google Sheet also. do you know if Zapier is connected to WhatsApp? Zapier is connected to WhatsApp. No, we haven't created any integrations with WhatsApp yet through Zapier. विजय सर का एक क्वेश्चन था कि अकाउंट नेम विल बी क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, कैन वी चेक अकाउंट नेम वाया नंबर
while creating record. आप नंबर पे डुप्लीकेट चेक करा सकते हो, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो नहीं बनेगा। वो सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पे हमने दे रखा है। जब आप API के इस पे यहाँ पे आओगे, API कॉन्फ़िगरेशन वाले पैनल पे आओगे जहाँ से हमने टोकन की जनरेट किया है, तो यहाँ पे ना वो सारी चीजें दी गई है कि duplicate check will be performed on email or phone field. If an API request is received with an existing phone and email, then the request will not be processed. तो वो बनाएगा ही नहीं वहाँ पे। ये फीचर अवेलेबल है हमारे पास। ओके, तो और कुछ क्वेरी है या फिर हम ये सेशन एंड कर सकते हैं? क्या आप फीडबैक दे सकते हो हमें कि हमने ये सेशन किस तरीके से एक्सप्लेन किया आपको, या आपको किस तरीके से चीजें समझी? एंड थैंक यू सो मच। Hello. Okay, Rajesh sir, your feedback is taken. We'll definitely look into it. And next time when we are doing any technical sessions, we'll try to maintain the speed such that हर किसी को समझ में आए. Everybody, thank you so much for your time. We'll see you in the next session. Thank you so much.